निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताएं। मौलिक एवं नैतिक। मौलिक तो फंडामेंटल है, जो भी चीज एकदम बेसिक है वो मौलिक है, और नैतिक मॉरल है। तो नैतिक क्षेत्र में भी कुछ फंडामेंटल हो सकता है, मतलब हर फंडामेंटल चीज नैतिक नहीं होती, हर नैतिक चीज फंडामेंटल नहीं होती है। जैसे मैथ्स नैतिक नहीं है, निर्नैतिक है, लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में जो मूलभूत मूल्य हैं वो फंडामेंटल वैल्यूज हैं। समता, समानता, समरसता। समता है इक्विटी, समानता है इक्वालिटी, समरसता के लिए एक शब्द होता है हार्मनी। हार्मनी का मतलब है सभी चीजों का बराबर ना होना, अच्छे संबंधों में होना। तो अगर सब चीजें अच्छे संबंधों में हैं तो समरसता है। समानता का मतलब है तार्किक अंतरों के साथ बाकी चीजों का समान होना। अगर लॉजिकल डिफरेंसेस हैं लेकिन इलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है तो उसको बोलते हैं समानता, इक्वालिटी। जैसे लड़कियों के लिए 4 या 5 रो आगे बनी हुई हैं, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। पर यदि इस भेदभाव के पीछे एक सस्टेनेबल लॉजिक है तो ये समानता का उल्लंघन नहीं है, ये समानता का एक हिस्सा है। और क्योंकि लॉजिक है इसके पीछे, जिस लॉजिक से मेट्रो का डब्बा अलग होता है उसी लॉजिक से यहाँ डब्बा अलग है। तो इसलिए ये क्या है, समानता के भीतर थोड़े से जो मतलब विभेदकारी नियम है वो है। समता यानी कि इक्विटी, इस पर डिबेट है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इक्विटी का मतलब है चीजों का एकदम बराबर हो जाना। इस पर मतभेद है मीनिंग पर, एक मीनिंग ये चलता है। जनरली समता समानता दोनों इक्वालिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा है उत्थान और उन्नति। तो उत्थान का मतलब है कोई लेटा हुआ है उठ गया, उठ जाना। उन्नति में लेटा हुआ है उठेगा ऐसा नहीं है, कोई पहले से उठा हुआ है थोड़ा उठ गया और उठ गया, वो उन्नति है। उत्थान में एक तुरंत वाला भाव आता है कि अचानक कुछ बड़ा चेंज हुआ, सकारात्मक, उसको बोलते हैं उत्थान। अगला है संदर्भ और प्रसंग। दोनों कंटेक्स्ट के हिंदी अनुवाद हैं। संदर्भ कोई बहुत अंतर है नहीं, जनरली संदर्भ एक मोटा होता है और प्रसंग उसमें एग्जैक्ट जो होता है उसके लिए बोल देते हैं। जैसे कोई आपसे कुछ कहे कि ऐसा एक वाक्य सुना आपने, आप कहेंगे संदर्भ ये है, यानी इस कंटेक्स्ट में समझो इस बात को, भारत उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस कंटेक्स्ट की बात है। फिर उसमें जो छोटा मामला फिर आप बोलेंगे इसका एग्जैक्ट प्रसंग ये है कि उस दिन ये हो रहा था, इतने बजकर इतने बजे ये हुआ, फिर ये हुआ, तब गांधी जी ने ये बात कही। तो जनरली जो मेरी समझ है, संदर्भ एक ब्रॉडर पिक्चर है, ब्रॉडर कंटेक्स्ट है, जबकि प्रसंग एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये बताएं कि उस दिन सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी ठीक से हो गया था, और इंटीग्रिटी के साथ अंतर हमने कर लिया था ऑनेस्टी का, ईमानदारी का। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या अंतर है तो क्या बताने की हालत में है, तो जल्दी से पहले मुझे बताइए, परीक्षा को बाद में बता देना। बताओ जल्दी से इनमें से। अच्छा, पहला वाक्य क्या लिखना है, सामान्यतः इन दोनों मूल्यों को समानार्थक माना जाता है, किंतु गहराई में जाएं तो इनमें अंतर देखे जा सकते हैं। पहली बात तो ये कहनी है। इंटीग्रिटी का मतलब है नैतिक मूल्यों पर चलना, नैतिक मूल्यों को मन वचन कर्म से मानना, नैतिक मूल्यों को मन वचन कर्म से निभाना या मानना, ये इंटीग्रिटी है। और ऑनेस्टी का मतलब है नैतिक नियमों पर रहना, कुछ अनैतिक न करना, नैतिक नियमों का उल्लंघन न करना, ये ईमानदारी है। तो नैतिक मूल्यों को मन वचन कर्म से स्वीकार करना इंटीग्रिटी, नैतिक नियमों का उल्लंघन न करना ईमानदारी है। ये वही सेंस है जो मैंने कहा था कि बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है, ये नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है। और पॉजिटिव क्या होगी, स्वतंत्रता ऐसी परिस्थितियों का मौजूद होना है जिनमें कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार जी सके। स्पष्ट हुआ यहाँ तक? अब दूसरा बताइए कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में से कौन सा मूल्य उच्च स्तर का है, कौन सा निम्न स्तर का है? तो इंटीग्रिटी हायर वैल्यू है या उच्च स्तर का मूल्य है ईमानदारी की तुलना में, और ईमानदारी भी उच्च मूल्य है किंतु इंटीग्रिटी की तुलना में लोअर वैल्यू है ना। ये मत कहने की बहुत नीच मूल्य है, ये भी उच्च मूल्य है, लेकिन इंटीग्रिटी की तुलना में ये निम्न स्तर का मूल्य है। तीसरी बात, इनमें से कौन किसके बिना हो सकता है और कौन किसके बिना नहीं हो सकता है? इंटीग्रिटी बिना ऑनेस्टी के हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये बिना ईमानदारी के संभव नहीं है, इंटीग्रिटी बिना ईमानदारी के संभव नहीं है। ठीक, और ये सत्यनिष्ठा के बिना संभव है। और जैसे ही आप ये बात कहें ना, साथ में एक एग्जांपल देके समझा देना। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, जो मैं सेकंड पॉइंट लिया ना, उसी बात को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करूं तो मैं कह सकता हूं, नैतिक होने की प्रक्रिया में पहले व्यक्ति ईमानदार होता है, बाद में सत्यनिष्ठ होता है। क्योंकि जो लोअर लेवल की वैल्यू है पहले वो आएगी ना, फिर हायर लेवल पे जाएंगे। तो नैतिक बनने की सीढ़ी में तो आप कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी है, क्या है? ईमानदारी। पहली सीढ़ी ईमानदारी है। कुछ लोग यही, कुछ तो यहाँ भी नहीं चढ़ पाते, इसके पहले रुक जाते हैं। कुछ यहाँ तक चढ़ते हैं, उसके आगे नहीं चढ़ पाते हैं। तो परीक्षा में सीढ़ी बना के आना ऐसे करके, ये है नैतिक मूल्य, और कहना कि ये है ईमानदारी। आपको दूसरी, ये पहली कहाँ है, तो दूसरी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों में से पहली ये वाली है, और इसके ऊपर वाली सीढ़ी कौन सी है? सत्यनिष्ठा है। तो कुछ व्यक्ति हो सकता है कि यहाँ भी ना पहुंचे, नीचे से काम चलाने अपना, जैसे हनी सिंह जैसे 4 बार काम चला सकते हैं। कुछ यहाँ तक चढ़ेंगे, भाई ईमानदार हो गए बस, अब हाफ गए, अब इसके बाद नहीं। कुछ कहेंगे नहीं, इसके आगे भी जाना है। वो कहाँ आएंगे? सत्यनिष्ठा पे, इंटीग्रिटी पे।
और जब भी ऐसी बातें हैं साथ में एक एग्जाम्पल देके समझा देना है। एग्जाम्पल कौन सा देंगे? क्रिकेट वाले देंगे जो पिछली बार दिया था कि मान लीजिए कि बैट्समैन के बैट से टच होकर बॉल किसी फील्डर के हाथ में गई, बैट्समैन के अलावा किसी को भी नहीं पता चला, अपील नहीं हुई, वो चुप खड़ा रहा, तो वो ईमानदार है, मतलब उसकी ईमानदारी पर डाउट नहीं कर सकते। किंतु यदि वो सत्यनिष्ठ होगा तो आगे बढ़कर खुद कहेगा कि मैं आउट हूँ। ठीक, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल बताओ बढ़िया से इस तरह का। रेलवे टिकट में दे चुका हूँ आपको, वही मत मार देना मेरे ऊपर वापस कि बिना टिकट के चले गए, किसी ने पकड़ा नहीं तो बच गए, लेकिन खुद टिकट खरीद के उसको फाड़ देना, ये सत्यनिष्ठा का मसला है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हाँ, ट्रैफिक सिग्नल है, देखा अरविंद केजरीवाल का कैमरा काम नहीं कर रहा है, रात का 1 बज गया है, कोई देख नहीं रहा है, टप से निकल गया। ये यस यस यस, जैसे बैंक में गए, एटीएम से पैसे निकाले 3000, आगे 30,000, चुपचाप जेब में धरे, निकल गया वहां से। नहीं, ऐसा होता है, रेयर केसेस में तो होता ही है ऐसा, रेयर केसेस में तो ऐसा होता है। एटीएम का सॉफ्टवेयर ही तो है, सॉफ्टवेयर में खराबी आ सकती है। हम बाद में वैसे फंस जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और अचानक किसी का फोन गिरा, वो मिल गया, और फोन है एप्पल का अच्छे वाला, तो आप पे चोरी का आरोप नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने ढूंढ के वापस किया तो ये मामला कौन सा होगा? सत्यनिष्ठा। एक क्या है, कोई ढूंढता हुआ आएगा तो वापस कर देंगे। जैसे फोन आपने उठाया एप्पल का, यहाँ देखा वहाँ देखा, कोई नहीं देख रहा तो जेब में डाला, आगे बढ़े। अब 3 स्थितियाँ हैं। पहला, आपको अंदाजा है कि उस आदमी का है, वो ढूंढ रहा है, आप उसे नजर बचा के निकल गए, ये ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा, या बेईमानी है? ये बेईमानी है। चोरी की छोटी बहन है। चोरी तब होती जब आप उस जेब से निकाल लेते, आपने निकाला नहीं, आपने गिरा वो उठाया, लेकिन आपको पता है कि उसका है, और आप उसको लेके चुपचाप लफू चक्कर हो गए वहां से। दूसरा, आपने फोन उठाया, वो आदमी ढूंढ रहा है, आप चुपचाप खड़े हैं ऐसे करके, उसने आके आपसे पूछा, भाई साहब यहाँ फोन गिरा हुआ था, क्या आपने देखा है? आपने कहा ये है क्या? उसने कहा हाँ ये, हाँ ले जाओ आप पहिए, ये ईमानदारी है। तीसरा है इंटीग्रिटी, फोन मिला, आपने फोन ऑन किया, ढूंढा उसमें माई सेल्फ मिल जाए, कुछ मिल जाए, तब तक उसे फोन आ गया, आपने उठाया, उसके मालिक ने कहा भाई साहब मेरा फोन है, कहीं गिर गया था, आप कहाँ से बोल रहे हैं? और आपने कहा मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ हैं, ये फोन ले जाइए जहाँ भी आप हैं। और फिर आपने बात कर ली, एक लोकेशन पे मिले, उसको फोन वापस कर दिया। फिर उसने आपको कहा कि मैं इसके वजह से बख्शीश देना चाहता हूँ 500 रुपये की, तो वो ले लेना ठीक है या मना कर देना ठीक है? और बख्शीश 20,000 रुपये की हो तो तब ठीक है, तब नहीं है, नहीं ना, तो बोले 20,000 सुनते थोड़ा सा आपको झटका लगा देते ना कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए मना कर देना कि मैंने फ़ोन इसलिए वापस नहीं किया कि इसके बदले मुझे कुछ मिलने वाला है, मैंने फ़ोन इसलिए वापस किया क्योंकि नहीं करूँगा तो मैं खुद से न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मन वचन कर्म से इस मूल्य के पक्ष में होना कि किसी की वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए, ये सत्यनिष्ठा है। ये एग्जाम्पल दे देना, कितना बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, कहीं पैसे गिर गए, फ़ोन गिर गया, कुछ ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक, वही सिचुएशन है। कई दुकानदार ऐसे थे कि मैथ्स उनका ठीक नहीं होता, शीशे खराब होता है, आपने उनको 500 रुपये दिए, 120 का सामान है, वो 480 वापस कर देते हैं। एक ही बात। अच्छा, 100 में भी, हाँ ये भी है कि 20 रुपये का सामान है, आपने 100 दिए, उसने 500 सोच लिए, 480 वापस कर दिए, ऐसा होता है, कई बार होता है। अब ऐसी स्थिति में फिर 3 स्थितियाँ हैं, कुछ लोग भाग लेंगे वहाँ से, वो पीछे आवाज़ दिखा रहे, ऐसा हो गया कि कहाँ हो गया, हुआ ही नहीं कुछ तो ऐसे कुछ काउंट करेंगे, उन्हें समझ में आएगा, चेहरा ऐसा बनाएंगे सीरियस टाइप का, जेब में धीरे से डालेंगे और बात करेंगे, बाकी सब ठीक है भैया, बाकी सब ठीक है, निकल लेंगे वहाँ से, है ना। और यदि उसने रोक के पूछा कि यार पैसे ज़्यादा दे दी मैं तुम्हें, ज़्यादा दे दी कितने? अरे हाँ ज़्यादा है, लो भैया, ये कौन सी वारीदारी है? ईमानदारी है। और तीसरा क्या है, जैसे पैसे ज़्यादा है आप क्या बोलेंगे? अरे भाई क्यों लुट रहे हो, 100 का नोट दिया था, 500 नहीं दिए थे, लो पैसे वापस लो। अगर ऐसा किया तो कौन सी है? सत्यनिष्ठा। कितना बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हैं, शानदार। ये सब लिख के आना, बस परीक्षा पकड़ा जाएगा एकदम। चलिए, हाँ नहीं, सीढ़ी तो बहुत ऊपर तक जा रही है अभी तो इन 2 की तुलना चल रही है ना, तो इन 2 की तुलना चल रही है, उसके ऊपर तो बहुत सारे मूल्य आ जाएंगे। चलिए, अब बताएं कि सत्यनिष्ठा के लाभ क्या क्या है। सत्यनिष्ठा के लाभ क्या क्या है? जी बोलो। हाँ, रूल का उल्लंघन मत कीजिए तो आप ईमानदार हैं। नैतिक या ऑफिशियल रूल दोनों मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई कहे कि सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, 6:30 तक रहना है, आप ठीक 10 बजे पहुंच गए, ठीक 6:30 पे निकले, काम ठीक से नहीं करते, कोई बेईमान नहीं करेगा आपको, टाइम पे आ गए, टाइम पे जा रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, ईमानदार हैं। सत्यनिष्ठ कौन होगा कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो 6:30 के बाद भी काम करेगा, जितने समय ऑफिस में रहेगा ऑफिस का एक मिनट ऑफिस के काम को ठीक से देगा, ये सत्यनिष्ठा है। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ऑफिस के टाइम में ऑफिस में रहना किंतु कम प्रोडक्टिविटी से काम अगर कोई कर रहा है तो आप उसको बेईमान नहीं कह सकते, पर कोई एक सेकंड का हिसाब रख के ऑफिस के लिए काम कर रहा है, ये सत्यनिष्ठा का मसला हुआ। ठीक है, ये दे सकते हैं एग्जाम्पल। चलिए, अब है कि इंटीग्रिटी के लाभ क्या क्या है, यानी कि सत्यनिष्ठा के लाभ क्या है। इसके लाभ पर्सनल लाइफ में भी हैं और ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में भी हैं। पर्सनल लाइफ और फिर
ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ। सत्यनिष्ठा के लाभ क्या है पर्सनल लाइफ में और ऑफिशियल लाइफ में? देखो, पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा लाभ इसका ये होता है कि जो ऑफिशियल में भी होता है उसको बोलते हैं साख, यानी कि विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी एक शब्द चलता है, आपने सुना इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत। पर वो अविश्वसनीय अच्छी सेंस में है। जैसे आप किसी से कहें कि बहुत ही अविश्वसनीय व्यक्ति है, ये सेंस कौन सी आ रही है, अच्छी है बुरी आ रही है ना? इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय। और भारत सरकार इतना खर्चा कर करके बोल रही है इनक्रेडिबल इंडिया। अविश्वसनीय का दूसरा मतलब, अरे यार भरोसा ही नहीं होता, इतना सुंदर है। इसलिए अनुवाद अतुल्य कर दिया ताकि थोड़ा ठीक लगे सुनने में, कि तुलना से परे, विश्वास से परे, इतना अच्छा कि भरोसा नहीं होता। इस सेंस में अविश्वसनीय बोलते हैं इनक्रेडिबल को। लेकिन अच्छा शब्द है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। और जो एक शब्द है ना क्रेडिट, जिसको हिंदी में साख कहते हैं इकोनॉमिक्स में, ये वही शब्द है। क्रेडिट और क्रेडिबिलिटी एक ही मूल शब्द से बने हुए हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके जीवन में साख अच्छी है, और साख ऐसे नहीं बन जाती है कि कोई सोचे कि आज मैं साख बना लूं 100 रुपये खर्च करके, तो साख नहीं बनती है। साख बनती है जब आप लगातार लंबे समय तक बिना अपवादों के ठीक काम करेंगे, मन वचन कर्म से ठीक काम करते रहेंगे, अपने वायदे निभाते रहेंगे, तो धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है। उसी ट्रस्ट को साख कह लीजिए, विश्वास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और यदि आपकी साख है पर्सनल लाइफ में, दोस्तों के बीच में, पर्सनल लाइफ में दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, और आपकी साख इतनी है, सिंपल लिटमस टेस्ट आपको बता रहा हूँ, अपने दोस्तों से पैसा उधार लेके देख लीजिए, किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं है, सबसे आसान टेस्ट है। अगर आपने कहा कि भाई कुछ पैसे की दिक्कत है, कुछ उधार चाहिए, अगर आपकी साख अच्छी है ना, तो आपके दोस्त कहेगा यार है तो नहीं, पर मैं कहीं से लेके दे दूंगा, चिंता मत करना। कितने चाहिए आपने? 10,000 रुपये, उसे मैं कल दे दूंगा, तनाव मतलब होंगे तो तुरंत आपको दे देगा किलो। उसको भरोसा है कि मेरे पास जितने सुरक्षित है उससे ज्यादा सुरक्षित वहां पर रखे होंगे, क्योंकि साख है आपकी। और साख ऐसी है कि ये आदमी मर भी जाएगा तो भी मेरे धन पर कब्जा नहीं करेगा। अच्छा, पहली बार मिल भी जाते हैं, क्योंकि साख है, यानी ये पहली बार के बाद ही स्पष्ट होता है मार्केट में या रिश्तेदारी में। कभी कभी ये भी होता है कि आपके दोस्त ने पैसे मांगे, आपको पता है कि कभी नहीं वापस मिलेंगे, और आपको अपने साख मेंटेन करने के लिए, जानते हुए कि एनपीए है, तब भी उसको देना पड़ता है। पहले पता होता है कि वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक ऐसा अमाउंट जिसको देने से आप अपनी ये साख बनाए रख सके कि मैं हेल्प करता हूँ, और वो नुकसान आप झेल सकते हो, उतनी हेल्प आप तब भी करेंगे क्योंकि आपको अपनी साख प्यारी है। जैसे कोई दोस्त का यार 500 रुपये चाहिए, आपको अच्छे से पता है कि वापस कभी नहीं करेगा, अभी ठेके में जाएगा, बोतल खरीदेगा और पी के नाले के पास गिरा होगा, और सुबह इसको याद भी नहीं रहेगा, पर जीवन में पहली बार मांगे हैं, कैसे मना करेंगे? आप कहेंगे ले यार चलिए कोई बात नहीं, ले 500 रुपये। इससे आपको ये फायदा हुआ कि अगली बार आप मना करने का अधिकार रखते हैं, और आपको सिर्फ 500 रुपये देके अगली बार मना करने का अधिकार मेरे पास आ गया। सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये 5,000 भी तो मांग सकता था, इसका लाख लाख शुक्र हो 500 मांगे। मेरा एनपीए 5,000 भी हो सकता था, 500 में काम बन गया मेरा। तो इसलिए कई लोग टाट में रहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो रिश्तेदार है कम पैसे मांग ले एक बार, सच में ऐसा होता है, वो आगे बढ़ के देता है कम पैसे, और ये भी विश्वसनीयता का मसला हुआ ना। लेकिन यदि आपने पैसे टाइम पे लौटा दिए, आपने कहा 1 महीने के लिए चाहिए, 10 दिन बाद आपने कहा यार व्यवस्था हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद, ये पैसे लीजिए, और आपने ये भी कहा कि इतने दिन आपने कष्ट सहा, तो आज मेरी तरफ से आपको ट्रीट है। ये मत कहना कि आपने 1,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए थे तो 100 रुपये इंटरेस्ट रख लो साथ में, ये बहुत टुच्चापन होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बदले ये कहना कि यार तुमने संकट में हेल्प की, अब आज शाम को पार्टी मेरी ओर से है, आज शाम को चलते हैं, उसे लेके खिलाया विलाया। अब अगली बार लोग ढूंढ रहे हैं आपको, भाई चाहिए पैसे, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो मुझसे, मेरे पास रखें, ले लो ना, ले लो ना, आपके नहीं देनी चाहिए। लोग तरस रहे हैं कि हमसे मांगे, क्योंकि पार्टी मिलती है पैसे के अलावा साथ साथ। ये होती है साख। और साख केवल आर्थिक मामलों में नहीं होती, हर मामले में होती है। किसी ने आपको राज की बात बताई कि देखो मेरा राज है, किसी को बताना मत, आप पेट के कच्चे हैं, पोस्टर छपा दिए उसके, अगली बार कोई नहीं बताएगा। और यदि आपने बात को छिपा लिया ठीक से, किसी को नहीं बताया, तो आपकी हर बात पे इतना भरोसा होगा उसके बाद कि आपकी सारी राहें आसान हो जाएंगी जीवन की। समझ गया बात? तो पहला फायदा क्या है? साख। और जिसकी साख अच्छी है उसके लिए जीवन में हर चीज आसान हो जाती है, क्योंकि जब वो कुछ कहता है तो लोग भरोसा करते हैं कि हाँ ये कह रहा है, ठीक कह रहा होगा, गलत नहीं कह रहा होगा, और हर चीज आसान हो जाती है। पूरा बाजार, पूरी संबंधों की दुनिया जिस चीज पे टिकी है वो ट्रस्ट ही तो है, और ट्रस्ट आपका बन गया। इसी के लिए एक शब्द लिखिए, ट्रस्ट, विश्वास। जिस पर लोग विश्वास करते हैं उसका जीवन इतना आसान है, उसे केवल कह देना है किसी को कि भैया ये काम कर दोगे, कोई मना ही नहीं करेगा उसको, क्योंकि सबको उस पर विश्वास है। इसलिए एथिक्स की क्लास का एक पर्पस ये भी आप ले सकते हैं कि जिस चीज को जीवन में कभी नहीं तोड़ना है वो विश्वास है। बाकी सब छोटी बातें हैं, सबसे बड़ी बात क्या है? विश्वास। जो भी आपके दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, एकदम सलमान खान बन जाना है कि वैसे तो मैं किसी से प्रॉमिस करता नहीं, पर अगर कर दिया तो उसके बाद अपनी भी नहीं सुनता हूँ। जवान बोलते हैं जवान, अगर जवान दे दी, मूछ का बाल दे दिया, पान का बीड़ा उठा लिया अगर, है ना, राजस्थान की परंपरा है, पान का बीड़ा, अगर बीड़ा उठा लिया, मुहावरा सुना ना, बीड़ा उठाना, अगर बीड़ा उठा लिया उसके बाद फिर अब चाहे सर कटे या माथा, इतना ही, तो फिर पीछे नहीं। चलिए,
दूसरा ये बताइए कि अगर आप सत्यनिष्ठा वाला जीवन जीना चाहें, जैसे दोस्तों के साथ अच्छे संबंध आपके हैं, तो आपने कोई काम किया सत्यनिष्ठा की वजह से, उसमें नुकसान बहुत होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन मिला, आपके पास फ़ोन था भी नहीं, आपका फ़ोन खराब था, और था भी तो बड़ा थका हुआ फ़ोन है, गोल-गोल घूमता रहता है बहुत देर तक, उसके बाद जाके कोई फ़ोटो आती है उसमें, तो दुखी रहते हैं कि अच्छा फ़ोन मिल जाए। और ऐसी कंगाली के मौसम में एप्पल का फ़ोन किसी का गिर गया आपके सामने, और एप्पल का भी अच्छा लेटेस्ट मॉडल गिरा है, कौन सा 10X चल रहा है इस समय, 11 चल रहा है, वो वाला मॉडल गिरा है। और उस जगह पर केवल वो व्यक्ति था, केवल आप थे, अंधेरा था, आपने उठाया फ़ोन। एक बार तो लालच की लहर मन में आई जाती है ना, लोभ की लहर तो आती है। और क्योंकि आप सत्यनिष्ठ हैं, आपका जो सुपर ईगो है बहुत मजबूत है, आप उस लालच को तुरंत कंट्रोल करके उस व्यक्ति को बोलेंगे, अरे भैया आपका फ़ोन गिर गया, रुकिए, 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 रुकिए। वो नहीं सुन रहा, वो आगे जा रहा है। आप पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उसने रोका, रुको, रुको, रुको। उसे क्या हो गया? मैं ठीक से बात कर, तेरा फ़ोन गिर गया, तेरे लिए आया हूँ। फिर उसके बाद जो थैंकफुल हुआ, थैंक यू करके मरे जा रहा है एकदम, और उसने आपको दुआएँ दी अंत में, शुभकामनाएँ और दुआएँ दी। लेकिन दुआओं से आपका फ़ोन फास्ट नहीं हो रहा, शुभकामनाओं से फ़ोन आपका ठीक हो नहीं रहा। आप अपने घर पे गए, दोस्तों को बताया रूम पे कि यार ऐसे-ऐसे हुआ था। दोस्त कहे, पागल है, गधा कहीं का, उल्लू, क्या खा के आईआरएस बनेगा तू? अरे आईआरएस बनने आया और ऐसी हरकतें कर रहा है अभी से। तो नुकसान होता है। आपको लगा, अरे यार अच्छा भला आ गया था फ़ोन, मिस हो गया। दोस्त गाली देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस सब तांडव के बीच में एक खास संतोष होगा जो सिर्फ आपको होगा। हाँ, वो संतोष किसी और को नहीं होने वाला। वो जो संतोष की अनुभूति है, ये संतोष कि मैंने समाज के लिए कुछ गलत नहीं किया, ये संतोष कि मैंने परोपकार किया, ये संतोष कि मैंने समाज के लिए या समाज के हित में कुछ किया, इस संतोष की कोई कीमत नहीं है। चार्वाक लोग क्या खा के इस संतोष का महत्व समझेंगे? इस संतोष की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और उसको हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है? तीसरी बात कहनी है तो आप कह सकते हैं कि अगर इंटेग्रिटी किसी व्यक्ति के पास है, तो एक लंबे प्रोसेस में ये जो सद्गुण है, ये चरित्र विकास में बड़ी सहायता करता है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंटेग्रिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने के लिए भी कह सकते हैं, वरना मूल रूप से दो ही फायदे हैं, विश्वसनीयता और संतोष। वैसे विश्वसनीयता से तो फायदों की ट्रेन पूरी निकलेगी, उसके बाद हर तरह के फायदे उससे अपने आप हो जाते हैं। ठीक है? तो आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी, ऐसा तरीका क्या है, आज उधार मांगना दोस्तों से अपने। वो पूछे कितना, आप कहना उसको 5,000 रुपए। चेहरे के भाव पढ़ना उससे ध्यान से। अच्छा उसके पास होंगे और आप पर भरोसा होगा तो कोई क्यों मना करेगा? अगर हैं और टाल रहा है, दे तो देता, लेकिन ना फूफा जी आने वाले 2 दिन बाद, उनको कुछ ज़रूरत है, आज ही मैसेज आया था, अगर ऐसे कोई बोल रहा है ना, उस पे गुस्सा नहीं करना है। आईना दिखा रहा है, उस आईने को ध्यान से देखना है। एक गलती करेंगे और खबरें इतनी दूर तक जाएंगी। आपने एक व्यक्ति का उधार अपने पास रख लिया, वापस नहीं किया, ये खबर इतनी दूर-दूर तक जाएगी कि उसके बाद जीवन में जहाँ भी दूसरी बार मांगेंगे ना, हर व्यक्ति सोचेगा। इसलिए इन चीज़ों में कहते हैं कि अपवाद एक भी ना हो तो उसका महत्व है। अगर थोड़े बहुत अपवाद हैं, तो नुकसान अपवादों के अनुपात में नहीं होगा, नुकसान अपवादों के अनुपात से बहुत बड़े अनुपात में होगा। ठीक है? तो आज बताना, फिर कल बताना क्या आपका बाजार मूल्य है साख के मामले में, कि कितने रुपए तक की मदद आपके दोस्त आपको बिना किसी कागजी कार्रवाई के करने को तैयार रहते हैं, केवल आपकी जुबान पे कि आपने मांगा ले जाया, ऐसे ऐसे वाला। आज ट्राई करना, बोलना कि सर ने प्रैक्टिकल बताया था करने के लिए, आज उससे प्रैक्टिकल है। चलिए, पेरेंट्स पे भी ट्राई कर सकते हैं। पेरेंट्स को बोलना कि पापा एक ज़रूरी काम है, किसी दोस्त को संकट हो गया तो मुझे 50,000 रुपये चाहिए। नहीं, वापस कर दूंगा मैं 1 महीने बाद। कुछ ऐसी स्थिति आ गई है किसी के साथ कि मुझे उसकी हेल्प करनी है, मुझे 50,000 या 25,000 रुपये चाहिए, मैं अगले महीने वापस कर दूंगा। फिर उनके वचन सुनना, उसके बाद जो है फिर वचन सुनना। मिल जाएंगे तो साख है इस मतलब आपकी साख चारित्रिक भी और समझदारी वाली साख भी। उन्हें पेरेंट्स को भरोसा है कि ठीक सोच समझ के बोल रहा होगा, ये वाली साख भी है। चलो अब देखो कि अगर ऑफिस में या एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं, सिविल सेवक हैं, तो आपकी इंटेग्रिटी क्या क्या हेल्प करेगी, वही चीज़ें यहाँ भी हो जाएंगी। पहली बात है कि साख या विश्वसनीयता कहाँ कहाँ बनेगी, अपने सीनियर्स के बीच में, अपने जूनियर्स और अपने जो इक्विवेलेंट्स हैं, सिमिलर्स हैं, उनके बीच में। इस साख से बड़ा फायदा होता है। एक तो ये कि आप जब भी किसी नौकरी में जाएंगे ना, जब भी आपके ट्रांसफर होगा, आपके जाने से पहले आपका नाम पहुंच जाता है, एकदम स्पष्ट बात है। जैसे बोलेंगे कि भाई XYZ जी को इस जिले के SP पद से ट्रांसफर करके उस जिले में SP बना के भेजा गया। अच्छा SP साहब तो आएंगे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, इमरजेंसी 2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन उस 2 दिन के अंदर ना सारी खबरें पहुंच जाती हैं। उस जिले के जितने पुलिस वाले हैं, उनमें से किसी ना किसी का कोई ना कोई दोस्त, जान पहचान वाला उस जिले में काम कर रहा होता है जहाँ से आप आ रहे हैं। फिर वहाँ से व्हाट्सएप आता है कि हमारे साहब आ रहे हैं, ध्यान रखना, बहुत बड़ा खाऊ आदमी है। एक सेंटेंस आ गया, फिर वो सेंटेंस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जाता है। SP के आने से पहले जिले के 3,000 पुलिस वालों के पास मोबाइल में लिखा हुआ चरित्र पहले से, बहुत खाऊ आदमी है। अब SP साहब आए, वो तो तटस्थ, उनको पता भी नहीं कुछ, सब इस भाव से देख रहे हैं, हाँ लग भी रहा है देख के। SP साहब बैठे हैं अंदर, अब पुलिस के थ्रू पूरे जिले को पता लग गया है, कोई पत्रकार है, कोई भी व्यक्ति है, अब कोई उनसे कोई काम करवाने के लिए गया है, वो जेब भर के गया है, क्योंकि उसको पता है खाऊ आदमी, वो हो या ना हो। लेकिन इतना तय है कि जिस व्यक्ति की जैसी छवि बनेगी, मोटे तौर पर वो छवि वैसी ही होगी जैसा वो करता होगा। अफवाहें भी होती है, लेकिन हाँ मोटे तौर पर छवि वैसी ही होती है जैसा व्यक्ति होता है। छवि हवा में बन जाएगी ऐसा नहीं होता है।
मोटे तौर पर छवि का संबंध हमारे पितरों से होता है। तो यदि साख आपकी अच्छी है तो आपके सीनियर्स आप पे भरोसा करेंगे, जूनियर्स करेंगे, सिमिलर्स करेंगे, और उसका फायदा क्या होगा, जब भी कोई काम आपके सामने होगा आपकी हेल्प करने के लिए आपके सीनियर्स भी तैयार हैं, जूनियर्स भी तैयार हैं, बाकी लोग भी तैयार हैं। एक तो ये हो गया। साख अच्छी होने का असली फायदा क्या होता है? असली फायदा होता है कि आपको अच्छे पद मिलेंगे, अच्छे पद या अच्छी जिम्मेदारियां। देखिए, आप प्रशासन की दुनिया में जाएंगे ना, मैं आपको वहां का एक हल्का सा सच बताता हूँ कैसे काम चलता है प्रशासन में। हर सीएम को 20, 30, 50 ऐसे अधिकारी चाहिए जो महाकरप्ट हों और उसके पालतू हों। ऐसे लोग चाहिए, हर सीएम को चाहिए। तो हर सीएम को लिस्ट होती है, जैसे वो सीएम बनता है उन सबको जिले बांट देता है। इस डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट से कमाने वाले उन सब में अपने लोगों को तैनात करता है, और एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर महीने इतना पैसा यहाँ पहुंचा देना। तो सीएम के पास, या सीएम अपने खुद नहीं लेता है, तो सीएम का एक तंत्र होता है, पार्टी का तंत्र होता है, तो पार्टी के मेंबर्स के पास उतना पैसा पहुंच जाता है, और ये गारंटी होती है कि तुम्हारी ये सीट बनी रहेगी। इस सीट पर होने का मतलब है कि एक महीने में इतना पैसा आ जाना चाहिए। किसी किसी जिले में डीएम होने की कीमत होती है 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए प्रति माह। कुछ सीएम्स ऐसे हो सकते हैं जो इस चीज में ना उलझते हों, बहुत ईमानदार हों, कुछ डीएम ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ईमानदार हों, लेकिन जनरली अधिकांश सीएम, अधिकांश डीएम, इनके बीच में सहमति हो जाती है, और मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस भाव से काम चलता है कि भैया इस जिले का डीएम बनना ना, हाँ बन जाओ, महीने का रेट ये है, हाँ या ना होगा सर, 5 लाख और बढ़ाओ इसमें, आप भेजो ना मुझे, लोगों ने ठीक से यूज ही नहीं किया, मुझे भेजो, आप मुझे और तरीके पता है, भेजो ना। और फिर उसने सीएम को जो रेट आया था वहां से उससे 5 लाख बढ़ा के हर महीने भुगतान किया, और सीएम ने कहा ऐसा डीएम नहीं देखा कभी, गजब है एकदम, बंजर खेत में इसने फसल पैदा कर दी है, गजब का डीएम। ऐसे लोग चाहिए, हर सरकार को चाहिए, क्योंकि हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए फंड चाहिए। फंड कहाँ से आएगा? तो फंड कमाने का एक तरीका ये होता है कि जब तक हम सरकार में हैं कमा लें। जैसे महाराष्ट्र में इस समय अगले 3 इलेक्शन की तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियां आई हैं वो इस समय सत्ता की भूखी हैं बहुत ज्यादा। जो चौथी आते आते रह गई, उसके पास तो बहुत सारे राज्य हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अभी, लेकिन जो 3 आई हैं वो हर जगह से खाली है। ठन गोपाल चल रही थी बहुत दिनों से। कई इलेक्शन सामने आने वाले हैं महाराष्ट्र में, अमित शाह के होते हुए 3 महीने में हो जाएगा इलेक्शन फिर से। तो ऐसे अगर आपको लग रहा है कि अमित शाह शांति से बैठा होगा, तो अमित शाह जानते नहीं इसका मतलब अंदर ही अंदर कार्यक्रम चल रहा होगा। और अब क्या है कि विधायकों को जोड़े रखने की एक खास कीमत है जो सरकार पे करेगी, ताकि विधायक खरीदे न जा सके। अगर बड़ी पार्टी ने कह दिया भैया 50 करोड़ प्रति विधायक आ जाओ, 50 चाहिए, 250 करोड़ बस, 2500 करोड़, सॉरी 2500 करोड़ एक आध महीने में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की राजनीति में मैनेज हो सकता है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है पॉलिटिक्स की दुनिया में। अब ये एमएलए न जाएं, इसकी भी कीमत है जो सरकार दे रही होगी वहां पर। तो एमएलए हमेशा चाहता है कि सरकार ऐसी ही बने उनको मतलब कमाऊ गाय जैसे होती है ना, दुधारू गाय दरवाजे पर खड़ी हो गई हो, ऐसा भाव रहता है ऐसे सीएम को देख के। लेकिन ये तय है कि ऐसा होगा, कुछ दिन में इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसी के समानांतर तो कुछ कलेक्टर्स, कुछ एसपी तो ऐसे हैं जो इस रास्ते पे चलते हैं, जो सीएम के लिए कमाऊ लोग होते हैं। सीएम इशारा करता है, एसपी को बोलता है यार 3 लोग परेशान कर रहे हैं, निपटाओ उनको। एसपी बोलता है ठीक है सर। फिर वो उनको ले जाता है घटनास्थल पर सीन को रिक्रिएट करने के लिए। वो घटनास्थल पर ये जानते हुए कि 100 पुलिस वाले हथियार सहित हैं, वो वहीं पर पत्थर मारने लग जाते हैं। हथियारबंद पुलिस वालों को पत्थर मारते हैं ऐसे करके, किलो गोली मार दो हमें, और फिर पुलिस वाले आत्मरक्षा में गोली मार देते हैं उनको। और मरे हुए आदमी के हाथ में पिस्तौल भी होती है, उसके फिंगरप्रिंट के साथ होती है। हाथ में तौलिया लेके पिस्तौल किसी के हाथ में घुसा देना कौन सी बड़ी बात है? तो बहुत सामान्य तरीका है आपको तय करने की। आपको ऐसा IAS IPS बनना है जो मुख्यमंत्री के दुम की तरह हिलता रहे ऐसे ऐसे, जो मुख्यमंत्री कहे, मर्डर करने को बोले तो मर्डर कर दे किसी का, लूट मचाने के लिए लूट मचा दे, हॉस्पिटल की दवाइयों का पैसा खा जाए, ऐसा DMSP बनना है तो बनते ही लोग, आप भी बन सकते हैं। लेकिन हर सीएम को 10-20 ऐसे लोग भी चाहिए जो शुद्ध ईमानदार है, घोर ईमानदार, जिनकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड एनी डाउट है कि ये आदमी मर जाएगा पर बेईमानी नहीं करेगा। ऐसा अच्छा 100% नहीं होता है, मतलब इस लेवल पे आ जाए कि नहीं फायदा तो ये भी उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आप DM हैं, SSP हैं, ईमानदार आदमी हैं, आपके बच्चों ने कहा कि पापा या मम्मी फिल्म दिखा दो, आपने कहा चलो फिल्म देखने चलते हैं, थिएटर में चले गए फिल्म देखने के लिए। बच्चों का मन था कि थिएटर में देखे फिल्म। आप वहाँ जाके टिकट लाइन में खड़े हुए टिकट लेनी है, आप SSP हैं जिले के। पहली बात तो आप जाएंगे, पुलिस की 5 गाड़ियाँ आगे चल रही हैं, आप उनको मना कर रहे हैं भैया पर्सनल विजिट पे जा रहा हूँ, पर्सनल गाड़ी से जाऊँगा, अकेला जाऊँगा। और पुलिस वाले कहेंगे सर हम खुदकुशी कर लेंगे, पैसा बोलेंगे तो। ऐसा नहीं हो सकता सर, छोटे सरकार जा रही है, आप ऐसे जाएंगे? तो पुलिस वाले वहाँ तैनात। अब आप वहाँ टिकट विंडो के पास जाने के लिए खड़े हुए, सिनेमा हॉल का मालिक पैर में गिर गया आपके। आपने कहा देखो मैं यहाँ पुलिस, आपने कहा देखो मैं पुलिस वाला बन के नहीं आया हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति बन के आया हूँ, मुझे बच्चों को फिल्म दिखानी है और मुझे इनको सिखाना है कि फिल्म का मतलब है टिकट खरीद के फिल्म देखनी होती है। कह रहे सर बाद में सिखा देना प्लीज, सर मैं मर जाऊंगा पैसा करेंगे तो। नहीं सर, आंसू उसके निकल रहे हैं। अब आप कह रहे भाई टिकट खरीदने दे, वो कह रहे सर मैं बंद कर देता हूँ सिनेमा हॉल, जाओ बेटा फिल्म नहीं चलेगी यहाँ पर, जाओ। अब आप क्या करेंगे? अब अच्छा कोई बात को तमाशा मत करो, अच्छा चलो चलो बेटा चलो चलो। आप ले गए फिल्म, बॉक्स में बैठाए बढ़िया जगह पर, आप कुछ नहीं कह रहे, थोड़ी में कैंपा को ला गई समोसा, आप कह रहे नहीं चाहिए कुछ, ऐसा ही है तो घर की चीज। अच्छा बच्चे नहीं समझते, बच्चों में इंटीग्रिटी एकदम नहीं होती इस मामले में, जैसे टेस्टी सामान है बच्चे दमसा ले जाते, शुरू हो गए बच्चों को। अब आप वहां से निकले, आपने उससे कहा देखो जितना खर्चा हुआ मैं उतना पे करना चाह रहा हूँ, उसने फिर वैसी हरकतें करनी शुरू कर दी।
फिर आप वापस आ गए। अब कहने वाला कह सकता है कि ये आदमी भी बेईमान है देखो, पर इस तरह से फैसले करेंगे तो फिर दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। है ना? ये बहुत मजबूरी वाली चीज़ें हो जाती है कई बार ऐसी, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वैसे बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ये छोटी-मोटी बातें अगर छोड़ दें क्योंकि ये व्यावहारिक सी स्थितियाँ बन जाती हैं। जो है घोर ईमानदार, विशुद्ध ईमानदार, उसका बेनिफिट क्या है? किसी पार्टी का सीएम हो, उसके सामने 20-30 ऐसी चुनौतियाँ राज्य में होती हैं जहाँ उसे ऐसे लोग चाहिए जो मुश्किल से मुश्किल स्थिति को सँभाल लें बिना बेईमान हुए। और वहाँ उसको पता है कि मेरे जो बेईमान साथी हैं 30-40 उनमें से किसी को भेजूँगा, सारा खुद दिखा जाएँगे। ईमानदार आदमी चाहिए, एकदम ईमानदार आदमी, जिसकी इंटीग्रिटी एकदम क्लियर है। और बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि हर राज्य में सबसे ऊँचे पदों पर जो लोग पहुँचते हैं, उनमें से कुछ वो वाले होते हैं और कुछ ये वाले होते हैं। बैलेंस रखना पड़ता है। तो जो इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति है, उसे मिलती हैं सबसे महत्वपूर्ण अच्छे पद और महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ। क्योंकि सीएम वो ज़िम्मेदारी किसी ऐरे-गैरे को दे नहीं सकता। उसी को देगा जिस पे भरोसा पूरा होगा। और इसलिए एक कहावत जो मैं बार-बार आपसे कहता हूँ ना, इट इज़ गुड टू बी गुड। अच्छा होना अंततः फ़ायदेमंद ही होता है। छोटे-मोटे नुकसान हो जाते हैं कि भाई पैसा कम कमा पाए, ये सब चीज़ें हो जाती है, लेकिन अदरवाइज़ मज़ा है। और अंतिम बात वही सेल्फ सैटिस्फैक्शन तो यहाँ भी है ही। आप सोचिए ना, सामाजिक सम्मान कह लीजिए, सेल्फ सैटिस्फैक्शन कह लीजिए, सामाजिक सम्मान क्या होता है? जैसे अभी एक व्यक्ति है श्रीधरन। अब श्रीधरन का सम्मान पूरा देश करता है, क्योंकि देश में हर व्यक्ति को ये आइडिया है कि वो व्यक्ति जिस पद पे रहा, उस पद पर वो जितना चाहता पैसा कमा सकता था और उसकी इंटीग्रिटी एकदम इंटैक्ट है। एक आईएएस अधिकारी थे भूरेलाल नाम के, अब तो काफ़ी सीनियर हो गए, यूपीएससी के मेंबर भी रहे और अब उनकी उम्र मेरे ख्याल से 78 या 80 के आसपास है। जिंदगी भर में एक पैसे का करप्शन नहीं किया, ये उनकी छवि है। और हर सरकार ने क्या, खेम का भी जैसे हर सरकार ने क्या किया, जहां जहां मुश्किल चुनौतियां होती हैं ऐसे व्यक्ति को भेज देते हैं। सरकार क्या करती है, एक तो मुश्किल चुनौतियों में, दूसरा विपक्षियों के क्षेत्र में भेज देती है। ये सरकार बीजेपी की है, तो जहां जहां से कांग्रेस के विधायक आते हैं ना, वहां ईमानदार अधिकारी भेज देते हैं। वहां करप्शन नहीं होना चाहिए। अब वहां कांग्रेस का विधायक है, बिल बिला रहा है करप्शन करने के लिए, वहां ईमानदार अधिकारी आ गया, करप्शन हो ही नहीं रहा वहां पर। और अपनी पार्टी वाले जहां वहां छठे भेज देते हैं कि भैया मिलजुल के मैनेज कर लेना। लेकिन ईमानदार आदमी को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मुझे कहाँ भेज रहे हैं, जहाँ भेजेंगे मुझे काम करना है ईमानदारी से। तो कुछ चुनौती वाले पद और कुछ इस तरह के पद मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और संतोष तो है ही। तो इंटीग्रिटी के लाभ बता देंगे, इसका नुकसान क्या होता है? कोई अगर पूछ ही दे इंटीग्रिटी के नुकसान क्या होते हैं, क्या व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान होते हैं? एक तो इंटीग्रिटी वाले व्यक्तियों के घर में झगड़े बहुत होते हैं। अगर कोई लेडी है, मुझे एक ऐसा कपल ध्यान आ रहा है जिसमें पत्नी तो सिविल सेवक थी, पति का संयुक्त सिलेक्शन हो नहीं पाया। शादी पहले ही कर ली थी, साथ साथ रहते थे, यहाँ पर तैयारी करते थे, तो ब्याह पहले हो गया था, भरोसा था कि दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन लड़की होगी, लड़का नहीं हो पाया। गनीमत है कि तलाक लड़की ने नहीं दिया उसको, साथ ही रहे दोनों, अभी भी साथ रहते हैं। ऐसे 3-4 पेयर्स को मैं जानता हूँ जिसमें लड़की सिविल सर्वेंट है और लड़का खाली सर्वेंट है, वो सिविल नहीं है। मतलब जिसको ऐसे बोलते हैं ना हाउस मैन, एक जैसे हाउस मेड होती है, एक ऐसे हाउस मैन भी होता है जो घर के सारे काम संभालता है, झाड़ू पोछा, बच्चे, गैस चूल्हा, वो सब चीज़ें ठीक से संभालते हैं। इसमें हंसने की बात नहीं है, सामान्य होना चाहिए। पति पत्नी में चॉइस होनी चाहिए कि लोग बताएं कि आप क्या करते हैं, कि मेरी पत्नी नौकरी करती है, मैं घर संभालता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो हमारा समाज ऐसा है कि ऐसी बात सुनते लोग हंसने लग जाते हैं, वरना सामान्य बात है। नहीं, पति पत्नी 2 लोग हैं, दोनों ने मिलकर तय किया कि एक काम कर ले, एक बच्चे संभाल ले। पत्नी की नौकरी पति से अच्छी है तो पत्नी नौकरी करती है, पति बच्चे संभालता है, इसमें क्या परेशानी है? और क्योंकि हम ऐसा हंसते हैं इसलिए पति लोग संभालते नहीं बच्चे, फिर किसमें हंसी झगड़ाई हो जाएगी हमारी? बड़ा तो कॉमन बात है, विकसित देशों में सामान्य बात है, कोई असामान्य बात होता है। लेकिन भारतीय समाज में अगर ऐसा हो तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। आप में से कितने लड़के इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि पत्नी सिविल सर्वेंट में घर संभालूं? गुड, 7-8 तैयार है। तो लग रहा है कि हमारा तो हो ना हो, पत्नी सिविल सर्वेंट मिल जाएगी तो भी ठीक ही है, कुल मिला के एक तो सिविल सर्वेंट हुआ ना घर के अंदर भाई, ये भाव तो नहीं है? नहीं, चलिए बढ़िया है। तो नुकसान क्या है देखिए, पर्सनल लाइफ में क्या नुकसान है, और ऐसे लोगों में एक दिक्कत और होती है। जिस पति पत्नी की बात मैं कर रहा हूँ, पत्नी न केवल अधिकारी है, ऊपर से ईमानदार अधिकारी है। पति से आप कभी मिलें अगर जीवन में, क्यों मिलेंगे वैसे, मान लीजिए मिलना हो जाए, उसको देख के ही लगता है कि ये कुछ खाने के मूड में है, कि वो कहीं भी देखते हैं ऐसे देखता है क्या खा सकता हूँ, क्या लेके जा सकता हूँ, तो उस चरित्र का व्यक्ति है। और पत्नी उसकी बहुत ईमानदार सिविल सर्वेंट है। पत्नी से एक ही गलती हुई कि वो उसको ठीक से पहचान नहीं पाई उस समय, जब पहचानने का समय था। अब पहचान लिया है, लेकिन अब देर हो गई है, परिवार आगे बढ़ चुका है, बच्चे भी हैं, तो क्या करे बेचारी। अब पति उसको रोज कुरेदता रहता है बार बार, कैसी अधिकारी हो, खाली सैलरी आती है, गुप्ता जी को देखो, चौधरी जी को देखो, शर्मा जी को देखो, यार शुक्ला जी को देखो, भारद्वाज जी को देखो, कि सैलरी तो बैंक से निकलती ही नहीं, सैलरी तो बैंक में रह जाती है, सारा काम तो ऊपर से ही चल जाता है। तो अगर आप इंटीग्रिटी वाले आदमी हैं तो आपके घर में इस बात का पूरा खतरा है कि परिवार के सदस्य आपको तनाव दे सकते हैं बार बार, कि एक ही भगत सिंह पैदा हुआ इस इलाके में, हमारे घर में होना था। अजीब हाल है भाई, इतनी महंगाई का ज़माना है, सैलरी इतनी सी आती है, नमक भी नहीं खरीद पा रही 3 महीने से। ऐसे बोलते हैं जानबूझकर कि दबाव बढ़े उस व्यक्ति पर, उसकी चेतना दुष्ट टाइप की हो जाए, तो परिवार में तनाव हो सकता है, होगा, जरूरी नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलें तो पति या पत्नी का सिलेक्शन सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ना हो कि घुन्ना टाइप का इंसान ले आए घर में और फिर ईमानदार होना चाहते हैं
तबाह कर देगा आपको, रात दिन बोल बोल के तबाह करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी रखिएगा। और क्या होता है? दूसरा, डर, क्योंकि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके दुश्मन ज़्यादा होंगे। देखिए, एक व्यक्ति ईमानदार होता है, 20-30 से करप्शन खत्म हो जाता है। जिसका करप्शन खत्म होगा वो चाहेंगे कोई रास्ता बने। सबसे पहला रास्ता क्या होता है कि उस जिले के सारे जो बिजनेस लॉबी है पैसे इकट्ठे करती है सीएम को पहुंचाने के लिए कि सीएम साहब ट्रांसफर कर दो इसका। अगर आप किसी जिले में गए, ईमानदार कलेक्टर हैं, तो कुछ दिन लोग टटोलते हैं, ईमानदार है या शुरू में रेट बढ़ा रहा है अपने, शुरू में से देखते हैं। अगर सच में ईमानदार निकले तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि यार ये तो गलत हो गया, ईमानदार आदमी आ गया। जनता खुश है, बिजनेस लॉबी परेशान है, तो बिजनेस लॉबी क्या करती है, फिर सीएम के किसी गुर्गे से बात करती है। गुर्गा बोलते हैं ट्रांसफर करवा देंगे, सीएम से बात हो गई है, किंतु इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है ट्रांसफर की, क्योंकि जिस जिले में भेजेंगे वहाँ दिक्कत आ जाएगी ना, इसलिए। फिर बिजनेस लॉबी क्या करती है कि 500,000 बिजनेस के लोग इकट्ठे हुए, सबने मिलकर आहुति दी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी, और तब कुछ ट्रक भरे गए। फिर ट्रक लेके सीएम के घर के पास पहुंचे और कहा कि सीएम साहब से कहो 6 ट्रक आए हैं, उतना ही है जितना कहा था, ट्रांसफर कर दें। ये होता है। और यदि इससे भी ना हो, सीएम कहे कि पागल हो क्या, इतना अच्छा कलेक्टर दे रखा तुम लोगों को, गधों वाली बात करते हो, जिले का विकास हो रहा है, एंजॉय करो उसको, किससे बोला था पैसे लाने के लिए? गुर्गे को बुलाया, गुर्गे को सीएम 2 छापड़ मारेगा उसके कि बेवकूफ कहीं का, कोई ट्रांसफर नहीं होगा वहाँ से। अभी लोग मुंह लेके वापस आ गए, ट्रांसफर भी नहीं करवा पाए। अब क्या करेंगे? अब ये फ़ोन करेंगे जोरावर सिंह को या मलखान सिंह को फ़ोन करेंगे कि भाई मलखान, अब तुम्हारा समय आ गया है, आओ, बोरियाँ रखी हैं, इनमें से थोड़ा सा हिस्सा तुम ले जाओ। बस एक आदमी को निपटाना है, कलेक्टर को। कलेक्टर को निपटाना आसान नहीं होता है, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, किंतु अगर बहुत बड़ी मुद्रा कोई खर्च करेगा तो कोई कर देगा। इसलिए यदि आप इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति हैं तो थोड़ा खतरा भी जीवन में होता है। उठाएंगे या बोरी इकट्ठी कर लेंगे? क्या उठाएंगे? बोरी? खतरा? खतरा उठाएंगे? चलिए उठाएंगे तो अच्छी बात है। तो ये सब संभावनाएं हैं, थोड़ा सा डर लगता है इन सब चीज़ों का। और दूसरा ये है कि आपके आलोचक थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका नाम जब बढ़ता है, आलोचक और शत्रु बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका नाम ज़्यादा है, सम्मान ज़्यादा है। जिसका सम्मान ज़्यादा है उसके दुश्मन ज़्यादा है, क्योंकि वो सब चाह रहे हैं कि उतना सम्मान उनका होना चाहिए था, उनका हो नहीं पा रहा, तो उनको लगता है कि इसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो जाके बात बनेगी। इसलिए यदि आपकी इंटेग्रिटी है, आपका सम्मान ज़्यादा है तो शत्रु ज़्यादा है, लोग नाराज रहेंगे और आपके खिलाफ ऐसा हो सकता है कि बार बार साजिशें हों, षड्यंत्र हों, ये सब होगा। तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अगर आप ऐसी स्थिति में हैं। ऑफिशियल लाइफ में भी लगभग ये सब चीज़ें काम कर सकती हैं, क्योंकि आप ऑफिशियल लाइफ में ईमानदार हैं तो तनाव परिवार में हो जाएगा, यही होगा ना। और डर भी आपको कहाँ से आ रहा है? अगर ऑफिस में ईमानदार हैं तो डर पैदा हो रहा है। तो आप इसको मिला के एक साथ ही मान लें कि इस तरह के खतरे आमतौर पर इंटीग्रिटी वाले व्यक्तियों के साथ जीवन में रहते हैं। अब एक शब्द जो आपके नोट्स में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, अगर उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखने हो तो क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे? ट्रांसपेरेंसी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पारदर्शिता। तो पारदर्शिता और पार कर दिया, इन दोनों में क्या अंतर है? पारदर्शिता और पार कर दिया, इन दोनों में क्या अंतर है? ये वाक्य सुने आपने कि उसने उसका सामान पार कर दिया? पार करना यानी गायब कर रहा है ना। पारदर्शिता को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो 2-3 बातें केवल समझ लें। एक तो ये क्या है, दूसरी बात क्यों होनी चाहिए, इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। जैसे पर्सनल लाइफ में ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, ऑफिशियल में हो सकती है। फिर इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इन सब के बारे में 2-2, 4-4 वाक्य आप अगर लिख पाएं तो बेहतर होगा, ठीक है। एक ये भी हो सकता है कि कैसे हो सकती है, इसमें रूप में देख लेंगे, हो जाएगा। तो पहली बात बताइए ट्रांसपेरेंसी क्या है। आप लोग ट्रांसपेरेंसी का यथासंभव प्रयोग करते हैं जीवन में? करते हैं? आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं होता क्या है, तो बताओ पहले क्या होता है, तो बताएं प्रयोग करते कि नहीं करते। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है, सरलतम भाषा में, जिस बात को छिपाना आवश्यक नहीं है उसको न छिपाना, यथासंभव चीजों को स्पष्ट रखना। अगर कोई गुप्त बात है, गोपनीय बात है, प्राइवेसी वाली बात है तो अलग बात है। तो पहला लक्षण इसका है अनावश्यक रूप से न छिपाना। अनावश्यक रूप से न छिपाना। कई लोगों को बीमारी होती है, जैसे क्लास में लिखते भी हैं तो लिखते हुए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। कई बच्चों को देखता हूँ लिखते हुए ऐसे एक हाथ से और फिर ऐसे, पता नहीं क्या राज लिख रहे हैं। क्लास में लिखवा रहा है टीचर, वही लिख रहे हैं, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखो नहीं रहा, कई सारा ज्ञान निकाल के ले जाए इसमें से। तो जहाँ जरूरत नहीं कहे छिपा रहे हो, हरा बात इसको आराम से लिखो, पता है क्या लिख रहे हैं। ये तो छोटा एग्जाम्पल हुआ, इसके बड़े एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ आवश्यक नहीं है कुछ छिपाना, वह नहीं छिपाना है। जैसे किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, दोस्त ने पूछा किससे बात कर रहे हो, तो आपने बिना बात किसी का नाम बोल दिया, क्या जरूरत है छिपाने की? अगर वहाँ छिपाने का प्रसंग नहीं है, जैसे मान लीजिए मम्मी ने पूछ लिया तो समझ में आता है झूठ बोल रहे हैं, मम्मी को कैसे बता सकते हैं। इन दोस्त ने पूछा कि भाई आधे घंटे से बात कर रहे हो, क्या पता है किससे बात कर रहे हो, दोस्त से क्या छिपाना है। हाँ, ये राज की बात बताई कि दोस्त मम्मी को बोल देगा तो ऐसे दोस्त से छिपा रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले उससे दोस्त कैसे से बचना चाहिए। अगर वो दोस्त है और मम्मी से बात करता है तो दोस्त है ही नहीं इसका मतलब, है ना।
वो तो दुश्मन है। अच्छे दोस्त अपने दोस्तों की मम्मी से बात ही नहीं करते जब तक मम्मी पकड़ के ना बुला ले, इधर आ, कान पकड़ के पता, और तब भी ईमानदार होते, झूठ झूठ बोल के मैनेज कर लेते हैं, लेकिन दोस्त की आन बान शान पे संकट नहीं आने देते हैं। अच्छे दोस्त वो हैं। तो दोस्त मत कहिए, उसको दुश्मन है। हाँ, आस्तीन का सांप है। तो पहली बात हो गई अनावश्यक रूप से कुछ भी न छिपाना। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, जैसे आपने कोई निर्णय लिया, निर्णय न छिपाना। निर्णय किस आधार पर लिया, निर्णय के आधार को न छिपाना। और प्रक्रिया क्या है आपकी, किसी काम को करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, इसको न छिपाना। ऑफिस में ऑफिस के निर्णयों को, निर्णयों के आधारों को और उसकी पूरी प्रक्रिया को यथासंभव जनता के लिए स्पष्ट रखना, यह है ट्रांसपेरेंसी। ये पर्सनल लाइफ में भी है, ऑफिशियल लाइफ में भी है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा जीवन तो खुली किताब है। सुना आपने वाक्य, हमारी जिंदगी तो खुली किताब है। दरअसल होती कोरी किताब है, उसको बोलते हैं खुली किताब है। तो जिंदगी को खुली किताब की तरह से जीना, ये एग्जांपल लिख के आना। खुली क्या बोल रहे हो? मेरा जीवन खुला कागज फाड़ के ले गया, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा। तो खुली किताब की तरह जीना, इसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, कोई किताब कितनी भी खुली हो, उसे कुछ पेज बंदी रहने चाहिए, है ना? जो आपकी घोर पर्सनल लाइफ है। देखिए, एक सर्कल समझ रहे क्या होता है। देखो, एक ये सर्कल होता है, इससे पता लगता है कि आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी कितनी है। ठीक है, इसका नाम कुछ भी कह लीजिए, ट्रांसपेरेंसी सर्कल कह लीजिए बेशक। ये जो है सबसे छोटा गोला, ये है आप खुद, सेल्फ। इसके बाद हो गए बेस्ट फ्रेंड्स, बीएफ से आप बॉयफ्रेंड मत समझ लीजिएगा, पीयर ग्रुप कर लीजिए इसको, पीयर ग्रुप। इसके बाद आप कुछ भी फैमिली टाइप का, जैसे फैमिली में। उसके बाद जो अदर सिग्निफिकेंट लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, जैसे पेरेंट्स तो फैमिली में रखते हैं, लेकिन हाँ, रिमोट फैमिली कह लीजिए, फूफा मौसा टाइप के लोग। और अंत में है पब्लिक, है ना? ये गोले बना के ना परीक्षा में इसी तरह से बना के आना। अब इस चित्र का प्रयोग मनोविज्ञान में खूब होता है। तो अगर ये चित्र सही है तो इसका पहला निष्कर्ष बहुत रोचक है, और वो ये है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यक्ति केवल अपने तक ही रखता है, जिनको आप कहते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको भी नहीं बताते हैं। देखो, मेरे इस कथन के बाद हो सकता है आपकी दोस्ती पे खतरा आ जाए, किसी दोस्ती पे, लेकिन ईमानदारी की बात यही है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्त से आज तक एक भी बात का पर्दा नहीं रखा है? सोच समझ के हाथ खड़ा करना, बात को समझ लो ठीक से। ऐसे व्यक्ति हाथ, रुको, ऐसे व्यक्ति हाथ खड़ा करें, सुन तो लो भाई पहले। हाँ, ऐसे व्यक्ति हाथ खड़ा करें जिनके जीवन में कम से कम एक ऐसा दोस्त है जिसको उनकी हर बात पता है। हाथ खड़ा करें। अच्छा, हर बात पता है। एक कह रहा है पता अपने पर चल जाती है, पता उनको पता नहीं कैसे पता चल जाती है। गुड, चलिए, इसका मतलब अब तक ऐसी बात आई नहीं है, आगे जाके ऐसी बात आएगी जो आप छिपा लेंगे उनसे। अभी नहीं आएगी, आ जाएगी। ऐसी कई बातें होती हैं। हाँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ आपसे, अभी आप कम उम्र में हैं, धीरे धीरे शायद वो स्थिति आएगी। कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर होगी जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी छिपा लेंगे, विशेष रूप से कोई ऐसी बात जो उसी के बारे में हो सकता है। जैसे उसी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, उसने कभी कुछ आपसे कहा, आपको खराब लगा, पर आपको लगा कि हाँ ठीक नहीं रहेगा, और आपने ये दुख छिपा लिया कि मुझे तुम्हारी ये बात खराब लगी है। इतना छिपाया होगा, ये बोल देते हो, फिर भी दोस्त बनाई हुआ आपका, क्या बात है, गजब। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरा सिद्धांत एक दो व्यक्तियों पर फेल हो गया है, लेकिन जनरली ये सिद्धांत यही है कि एक ऐसा एरिया होता है हमारे जीवन में जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताते हैं। अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा करने जो मानते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा कुछ है जो नहीं पता है हमारे बेस्ट फ्रेंड को भी। चलिए, ठीक ठाक संख्या है, परफेक्ट। इसके बाद जो पीयर ग्रुप है, इसके पास आपकी 98-99% बातें होती हैं, सारी राज की बातें इनको पता रहती है। किसी कभी कोई मर जाए तो उसके पेरेंट्स से नहीं पूछना चाहिए, उसके दोस्तों से पूछना चाहिए, सारे राज वो बताएंगे आपको। फिर फैमिली में पेरेंट्स और बड़ी दीदी जो माँ समान होती है, बड़ा भाई जो बाप समान है, उनको कितना 20-25% रहता होगा, इतना ही बताते होंगे आपको। कितना बताते होंगे? सारा। हाँ, तो कुछ पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, जिनके साथ आप फ्रेंडलीनेस के साथ काम करते हैं। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी हर बात पेरेंट्स को बता सकते हैं, हर बात? भाई, मुझे शक है कि आपके जीवन में ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसलिए मुझे दया आ रही है इस बात से, मुझे खुशी नहीं हो रही, दया आ रही है कि आपका जीवन इसी के लिए गीत है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अगर हर चीज मम्मी को बता पा रहे हो, फिर रम्मी क्या करेगी? अभी नहीं आई, कोई बात नहीं, आ जाएगी। उसके बाद कुछ बातें जो रिमोट फैमिली को, फूफा को, चाचा को पता है, ताऊ को पता है, और अंतिम रूप से कुछ बातें जो पूरे जमाने को पता है, आपकी जग जाहिर है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? अनावश्यक रूप से किसी भी लेवल पर फिल्टरिंग न करना। फिल्टरिंग तो होगी जीवन में, जो एकदम निजी प्रसंग है, एकदम निजी ही रहे, किसी और को क्यों बताएंगे आप? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मैं दोस्तों सब बता देता हूँ, आज से 5 साल बाद फिर से पूछेगा अपने आप से, जब आपका शादी ब्याह हो जाएगा, शादी ब्याह होते ही क्या होगा, आपके स्पाउस को सबसे पहले दुश्मनी आपके बेस्ट फ्रेंड से ही होगी। ऐसे हर व्यक्ति से दुश्मनी होगी जिसका आपके ऊपर हक होगा, क्योंकि उसको लगता है कि अब इसका पूरा मालिक मैं हूं। और जिस जिस व्यक्ति का हक होगा उन सबसे हो जाएगी उसको दुश्मनी, रार हो जाएगी। रार समझते हैं, राड़ बोलते हैं हमारे राज्य में, वो हो जाएगी। फिर क्या होगा? आपका बेस्ट फ्रेंड है,
जैसे आपकी बात करें, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, एक आपकी पत्नी है, बेस्ट पत्नी है, मतलब एक ही है तो ठीक है। फिर आपके दोस्त ने बेल बजाई घर की, आपने एकदम चहकते हुए कहा मेरा दोस्त आया है। हाँ, वो सब ठीक है, कितना भी सिद्धांत बना लो कि पहले सब बता के शादी करूंगा, बता के शादी कर लोगे ना, उसके बाद क्या बता रहा हूँ मैं, वो सारा बताया हुआ धरा का धरा रह जाएगा उसके बाद। फिर जैसे ही आप बोलेंगे मेरा दोस्त आया है, हो सकता है आपकी पत्नी किस दिन थकी हो, परेशान हो, मुंह बना के बोले, मुंह उठा के आ जाता जब देखो, शर्म नहीं आती, लुच्चा कहीं का, जब देखो आ जाता मुंह, क्या पता ऐसे बोल दे, है ना, आपके पास, किसी और को नहीं, आपके पास बोल दिया। और फिर उसने कहा जाकर दरवाजा खोलो, खबर आ, तुमसे बुलाया तो अपने आप चाय बनाना, मैं थक गई सब करते करते, मान लीजिए ऐसा कह दे। फिर आप गए, आपने दरवाजा खोला, दोस्त ने आते कहा यार भाभी जी को बोल चाय बनाए, अब आप क्या बोलोगे? अब बोलेंगे अरे यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना देता हूँ। अब ये नहीं बोलोगे तेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी अभी, नहीं बोलोगे, समझ गए? तो अगर अभी आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है तो उसकी वजह है कि जीवन कोरा है, अभी थोड़ा बढ़े तो सही जीवन, फिर समझ में आएगा। चलो, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है फिल्टर्स तो होंगे जीवन में, किंतु अनावश्यक फिल्टर्स ना हो। अब ये बताइए कि क्यों होनी चाहिए? मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, हमें प्रशासन की बात करनी है, पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं। देखो, जो व्यक्ति पर्सनल लाइफ में झूठ बोलने से बचेगा उसके जीवन में ट्रांसपेरेंसी हमेशा ज्यादा होगी। तो झूठ ना बोलना, अनावश्यक रूप से कुछ ना छिपाना, झूठ ना बोलना, अगर ये गुण किसी व्यक्ति के भीतर हैं तो प्रायः उसके जीवन में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। स्पष्ट एकदम। अब ये देखें कि किसी प्रशासक के जीवन में या सामान्य जीवन में ट्रांसपेरेंसी क्यों होनी चाहिए। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो हम रहते हैं एक लोकतंत्र में। लोकतंत्र में दरअसल सत्ता किसके पास होती है, होनी चाहिए जनता के पास होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में सत्ता जनता के पास, जैसे महाराष्ट्र की जनता के पास थी, है ना, सत्ता जनता के पास होनी चाहिए। हाँ, है भी, सही बात है, कैलकुलेशंस में तो है ही। जनता हर समय फैसला करे, ये हो नहीं सकता है। कायदे से क्या होना चाहिए? कोई भी फैसला देश को करना है तो 130 करोड़ लोग एक साथ बैठे, मिलकर फैसला करें और देश आगे बढ़े। सो सिंपल। अगर ऐसा होता तो उसको बोलते डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो शायद कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नजदीक कुछ व्यवस्थाएं चलती हैं। एग्जैक्ट सेंस में तो वहां भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जैसे ग्राम सभा है तो कुछ सेंस में वहां तक जाता है मामला। पेसा एक्ट है ट्राइबल एरियाज में, कुछ मामलों में वहां तक चला जाता है। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हमने कौन सी डेमोक्रेसी को चुना है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चुना, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर 5 साल में कुछ लोगों को छांट कर भेज देते हैं, मतलब चुनकर, मतलब सेंस आप समझ रहे हैं ना, चुनकर भेज देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर जाएं और 5 साल तक फैसला करें। तो जैसे यहाँ के 20 लाख लोगों ने मिलकर तय किया कि हमारे प्रतिनिधि श्री मनोज तिवारी होंगे जो संसद में हमारी बात रखेंगे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से आपकी बात पर पहुंचाई, लेकिन क्योंकि हमने उनको वोट दिया तो अब हमारे हाथ कट गए। अब 5 साल तक वो जो रखेंगे ना, वही हमारी बात मानी जाएगी। और ऐसे करके देश भर से 545 लोग छंट कर आए हैं, वो लोकसभा में हैं और लगभग 233 लोग छंट गए हैं राज्यसभा में, और कुछ को सरकार ने खुद ही चुन के भेज दिया 12 लोगों को, और फिर एक राष्ट्रपति भी है। ये सब मिलकर सिस्टम चलाते हैं हमारा। अब जिसने सत्ता सौंपी, जनता ने सत्ता तो सौंप दी 5 साल के लिए, पर इसका मन तो करता है कि 5 साल तक मुझे भरोसा रहे कि मेरी सत्ता के साथ क्या हो रहा है, मेरी सत्ता का प्रयोग कैसे हो रहा है। जनता ये समझ सके कि उसके द्वारा सरकार को दी गई शक्ति का प्रयोग ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका एक ही तरीका है कि उसे सरकार के निर्णयों के आधार और सरकार की प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। और जिस सरकार में जनता को इन 3 चीजों के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है, जनता की किसी न किसी मात्रा में हिस्सेदारी बनी रहती है, उस सिस्टम को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जो दुनिया भर का सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागिता मूलक लोकतंत्र। तो आप जो लिखेंगे, एक अच्छा लोकतंत्र सहभागिता मूलक होता है, और सहभागी लोकतंत्र या सहभागिता मूलक लोकतंत्र होने की शर्त है कि जनता को सरकार के निर्णयों के आधारों और प्रक्रियाओं के बारे में लगभग सब चीजें पता हो। केवल उतना ही छिपाना है जो अनावश्यक है ना, उतना छिपाइए जो अनिवार्य है छिपाना। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भैया ये जो परमाणु संयंत्र बना रहे हो, मुझे इसका नक्शा दो क्योंकि मुझे पतंग उड़ानी है इसके आसपास। अब सरकार क्या करे? बता देना चाहिए नक्शा, या छिपा लेना चाहिए? छिपा लेना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता में 8 रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, उसमें एक लोक व्यवस्था भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो जहां सरकार के लिए जरूरी है छिपाना, जैसे सैनिक महत्व की चीजें हैं, सामरिक महत्व की चीजें हैं, उन सबको छिपा लेना चाहिए। जब कोई पॉलिसी है जिसकी जानकारी पहले मिल गई तो मार्केट क्रैश कर सकती है, तो नहीं बताना चाहिए। लेकिन जहां कोई सूचना देने में स्पष्ट खतरा मौजूद नहीं है, वहां हर सूचना जनता के पास उपलब्ध हो, ये एक अच्छे लोकतंत्र का सपना है। और ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का विचार जब भी लिखें, अगर एक व्यक्ति का नाम लिखना हो, इस व्यक्ति का नाम ध्यान है आप लोगों को? सीबी मैकफरसन। कौन था बताओ? सीबी मैकफरसन किसके आसपास था? मैंने कहा था कि 2 चिंतक हैं, उदारवाद की एक फेज है जिसको बोलते हैं इक्वालिटेरियनिज्म या इगैलिटेरियनिज्म, जिसमें एक व्यक्ति तो बहुत ही महान है, उसका नाम है जॉन रॉल्स, जिसको हम पढ़ेंगे आगे चलकर। जॉन रॉल्स के साथ जो दूसरा व्यक्ति इस विचारधारा में, उसको बोलते हैं सीबी मैकफरसन, और इस विचारधारा का नाम है समतावाद। समता पार्टी नहीं, समतावाद, इगैलिटेरियनिज्म।
तो जब भी आपको ये विचार बताना हो तो इनका जिक्र कर दीजिएगा, तो बात में थोड़ी सी प्रामाणिकता आ जाएगी, ठोस चीज आ जाएगी। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके रूप क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, लेकिन महात्मा गांधी को भी सरकार चला नहीं रही थी ना, इसलिए उनको पूरा पता नहीं था। ये कह रहे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र में छिपाने को कुछ नहीं होता है। ये बात ठीक है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन जब आप सरकार चलाएंगे तब समझ में आएगा। आप तो डीएम बने के वहीं इतना छिपाना पड़ जाएगा आपको, बहुत छिपाना पड़ता है भाई, सरकार चलाना मजाक नहीं होता। रूप में एक आप कर सकते हैं पर्सनल लाइफ में ट्रांसपेरेंसी, सोशल लाइफ में ट्रांसपेरेंसी, और तीसरा कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसपेरेंसी। पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोफेशनल लाइफ है उसमें ट्रांसपेरेंसी। बस ये तीन बता दीजिएगा, एक एक बात लिखिएगा। पर्सनल लाइफ में ट्रांसपेरेंसी का मतलब, और सोशल लाइफ में क्या हो जाएगा, वही मतलब है कि बिना बात की चीज़ों को नहीं छिपाना है। जैसे पर्सनल लाइफ में क्या होगा, जो आपके अभिन्न मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, वहाँ पर अनावश्यक जानकारी न छिपाएं, अनावश्यक जासूसी भी ना करें, अनावश्यक जानकारी भी ना छिपाएं। ऐसे सोशल में क्या हो जाएगा, सोसाइटी के साथ जिन ग्रुप्स में आप रहते हैं उन ग्रुप्स के साथ आपका एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप हो, किसी को कुछ ये भावना हो कि आप चीज़ों को छिपाते हैं या दुराव रखते हैं। असली बात पूछेंगे प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में पारदर्शिता का मतलब क्या होगा, देखिए एक चीज होती है सिटीजन चार्टर, सुना है इसके बारे में? क्या होता है सिटीजन चार्टर? नागरिक घोषणा पत्र, यही बोलेंगे आप लोग इसको। इसका मतलब पता क्या होता है, देखिए एक तो है कि सरकार कह रही है कि भाई सूचना हम दे देंगे, ले लो हमसे, ले सकते हो तो ले लो सूचना हमसे। एक होता है कि सरकार प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़कर सूचना दे लोगों को, और जनता को सरकार से एक ही मतलब होता है कि जनता के काम ना रुके। और क्या मतलब जनता को है, तो सिटीजन चार्टर एक्ट ये कहता है कि भारत देश के हर सरकारी ऑफिस में एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, एक से ज्यादा, जिसमें लिखा होगा कि इस ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं, कितनी अवधि में हो जाते हैं, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यदि ठीक तरीके से काम ना हो तो आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। हमने पिछले साल क्या किया कि सिटीजन चार्टर की तर्ज पे दृष्टि में स्टूडेंट चार्टर लगवा दिया हर जगह। देखा आप लोगों ने? जैसे जनता सिटीजन चार्टर नहीं देखती है, आपने ये नहीं देखा हुआ है, अधिकांश लोगों ने देखा तो अच्छी बात है। तो हमने नीचे बेसमेंट में जगह लगा दिया स्टूडेंट चार्टर, उसमें साफ साफ लिख दिया कि भाई आपका ये काम है, इसके लिए ये अधिकृत व्यक्ति है, ये है तो इसके लिए ये अधिकृत है। और नीचे लिखा कि कोई काम ना हो तो इनको शिकायत करें, इतने दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, सब कुछ लिख दिया। अगर ये लिखने मात्र से क्या होता है कि बहुत सारी जिज्ञासाएं पहले शांत हो गई, बहुत सारी दुविधाएं खत्म हो गई, और व्यक्ति अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है सूचना का अधिकार, जो भारत सरकार ने दिया आरटीआई। अगर आप अच्छे अधिकारी हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आपके ऑफिस में सूचना के अधिकार का प्रयोग ठीक तरीके से हो, केवल नाम का ना हो, ठीक से हो। आजकल सूचना के अधिकार का उपयोग रोकने के लिए गैंग बने हुए हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी खेल खेल रहा हूँ ना, सूचना के अधिकार से खेल के देखिए, ऐसी मजेदार चीज है, गजब चीज है, गजब। एक फिल्म देख लेना, देखोगे? उस फिल्म का नाम है वेल डन अब्बा। देखिए आप लोगों ने? कोई बात नहीं, जिसने देखी है वो फिर से ना देखे, जिसने नहीं देखी है वो देखे इस फिल्म। सूचना के अधिकार बड़ी सुंदर सी फिल्म है, और ये हैदराबादी हिंदी में है। हैदराबाद में हैदराबाद को हैदराबाद नहीं कहते हैं, हैदराबाद कहते हैं। ये वाक्य समझ रहे हैं? हैदराबाद में हैदराबाद को हैदराबाद नहीं कहते हैं, हैदराबाद कहते हैं। और वहाँ नाक का प्रयोग थोड़ा ज्यादा होता है। हिमेश रेशमिया वहाँ का हर व्यक्ति है, हाँ क्या बोलता है, ऐसे करके बोलते हैं। तो उस हिंदी में वो बड़ा अच्छा डायलेक्ट है, उसको सुनकर बड़ा सुख मिलेगा। एक छोटी सी लड़की है, उसको पता लगा सूचना का अधिकार, कुएं की जरूरत है, कुआं कोई खोद नहीं सरकार, उसने खूब रिक्वेस्ट की, तो पता लगा कि फाइलों में कुआं खुद चुका है, तो कुआं है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि कुआं गुम हो गया, ये एफआईआर करवाई। पुलिस पागल हो गई, पुलिस वाला तैयार ही नहीं। उसने कहा देखो जी एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी, ये डॉक्यूमेंट मैंने सूचना के अधिकार से मंगवाया, इसमें लिखा कुआं खुदा, देखो लिखा कि नहीं लिखा, बोला हाँ लिखा है, और कुआं दिख नहीं रहा। इसका एक ही मतलब कुआं चोरी हो गया, ये कोई उठा के ले गया कुएं को। तो जब कोई वस्तु चोरी हो जाए, कोई उठा के ले जाए, तो क्या लिखा जाएगा, एफआईआर लिखी जाएगी। तो अंत में पुलिस से एफआईआर लिखवाई उसने, और फिर उसके बाद सरकारी तंत्र कैसे सक्रिय हुआ और कैसे कुआं वापस आया। अब वो कुआं विभाग जो था फंस गया, सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट, उसको लगा कि हम मारे जाएंगे। इस चक्कर में रातों रात कुआं खुदवाया, और फिर उस लड़की को बताया गया देखो मिल गया, देखो देखो मिल गया। बहुत ही अच्छी हास्य प्रधान फिल्म है, उसको देखिए, सूचना के अधिकार का महत्व समझ में आएगा। और सूचना के अधिकार का एक प्रयोग और इसी क्लास के एक बच्चे ने किया। एथिक्स में मैंने एक बार पढ़ाया कि इसका क्या महत्व है। एक लड़की का ज्ञान चक्षु खुल गया उससे, उसने कहा बस अब तो मैं देख लूंगी सब कुछ। तो हुआ ये कि वो जैन लड़की थी, तो उसका नाम भी भूल गया, 3-4 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में कहीं की थी। अब समझिए कि ये मोहल्ला है जहाँ वो लोग रहते हैं, जैन परिवार बहुत सारे रहते हैं। ये मुख्य सड़क है, और यहाँ से एक रास्ता है जहाँ से वो जाते हैं, एक ही रास्ता है। सब वहाँ से पैदल जाते थे मुख्य सड़क के लिए, फिर अपना यात्राएं होती थी। अब क्या हुआ कि इस सड़क पर करीब 8-10 दुकानें खुल गई, कसाईयों की, मांस की दुकानें, बकरा, मुर्गा, मछली, वो सब। अच्छा, बकरे की दुकान पे आपको बकरे टंगे हुए देखते हैं 5-6 यूनिफॉर्मिटी के साथ, तो देख के अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर का मसाला भी रखा हुआ नीचे थोड़ा खराब लगता है, अंतड़ियाँ पड़ी हैं, ये पंख पड़े हैं, तो मतलब ऐसे मुझे खराब लगता है। मैं शाकाहारी हूं ना, आपको हो सकता है मुंह पानी आता हो कि कितना अच्छा मांस है, मजा आ गया, अभी यहीं चाट लूँ इसको, ऐसा मन हो सकता है किसी का मन करता हो। जैसे हमें नहीं अच्छा लगता क्योंकि हम शाकाहारी हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। वो जैन मोहल्ला था। अब जैन मोहल्ले के लोग बड़े परेशान थे, तो मैंने जिस दिन सूचना का अधिकार पढ़ाया, हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 या 7 पढ़ेंगे, तो उस दिन वो मेरे पास आई, उसने कहा सर ऐसी ऐसी समस्या है, क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं,
अधिकारी को लिखिए, 10 रुपये का पेमेंट कीजिए वहाँ पर, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और लिखिए कि सूचना के अधिकार के तहत मैं निम्नलिखित सूचनाएं चाहती हूँ। मैंने कहा आपको डर तो नहीं लगा अपने नाम से करने में? बोले डरने की बात नहीं है, क्योंकि जीना मुश्किल है पूरे मोहल्ले का, किसी को आगे आना ही पड़ेगा, तो मुझे डर नहीं है, अपने नाम से लिखूंगी एप्लीकेशन। मैंने कहा बस फिर, नहीं तो किसी और के नाम से लिख दो। कई लोग ऐसा करते हैं, तो के नाम से लिख देते हैं, या ईमेल नंबर देते हैं, केवल ईमेल आईडी दिया तो उस पर जवाब आता है। वो साहस वाली लड़की थी, उसने मेरे नाम से लिखा, फिर पूछा सर किसको भेजना है? मैंने देखो कोई ना समझ में आए तो भेजो एसडीएम को, वो ना समझ में आए तो भेजो डीएम को, बात खत्म। उसकी जिम्मेदारी है उसके बाद, क्योंकि डीएम पूरे जिले का मुखिया है, तो डीएम की जिम्मेदारी होगी कि उसका ऑफिस सही ऑफिस को भेजे, 3 दिन के अंदर भेजना पड़ेगा। तो उसने सीधे डीएम को लिखा, माननीय जिलाधीश महोदय, सूचना के अधिकार के अंतर्गत कृपया निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। मैंने कहा खुद को कलेक्टर समझ के ही लिखना है, बहुत सविनय निवेदन है, प्रणाम है, आपको ये सब नहीं करना है, अधिकार से लिखना है। निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। नंबर 1, इस सड़क पर कसाईयों की कुल कितनी दुकानें हैं? मैंने कहा बताना मत कुछ, केवल पूछना उससे। नंबर 2, क्या ऐसी दुकानों के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है या नहीं? नंबर 3, यदि होती है तो जिन जिन दुकानों को लाइसेंस दिए गए कृपया उन सबके लाइसेंस की फोटोकॉपी संलग्न करें, और मैं उसके लिए फोटोकॉपी की कीमत अदा कर रही हूँ। उसमें अदा करना पड़ता है, 2 रुपये पर पेज होता है, वो पे करना पड़ता है उसके लिए। नंबर 4, यदि अनुमति नहीं दी गई है तो कृपया जांच करवाएं कि क्या कुछ दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं, और यदि हाँ तो जो जांच आप करवाएंगे उसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि मुझे भिजवाएं। आपकी आज्ञाकारी कखग। और ये आगे करने लिखा, मतलब साथ में 10 रुपये का वो जो पोस्टल ऑर्डर है वो लगाया, भेज दिया कलेक्टर के ऑफिस में, इतना ही किया। फिर 5-6 दिन बाद एसडीएम का फोन आया, उसके पास फोन नंबर था उस पर। उस एसडीएम से पहले वो मिल चुकी थी एक बार कि सर ऐसी दिक्कत है, उसे बता दिया था कि चलो 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 तो मैंने खाना ना खाओ, जो खा रहे खाना दो उसको। अब उस एसडीएम ने फिर से फोन किया, बहुत मोहब्बत से बात की उससे, कि अरे बेटा आप उस दिन आए थे? हाँ बेटा, मैं आओ बेटा किसी दिन ऑफिस में बात करते हैं बेटा। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं कल आ जाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे गई ऑफिस में, पूरा ऑफिस स्वागत करने के लिए बाहर खड़ा हुआ था, आइए आइए आइए, सब सर आप वेट ही कर रहे हैं, आइए प्लीज आइए आप आइए। फिर सर कह रहे हैं कि यार बेटा हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कल जांच की, 8-10 दुकान चल रही है वहाँ, तो हमें तो पता ही नहीं था। ऐसी दुकान चल सकती है किसी जिले में जो एसडीएम को ना पता हो, या पता भी और पत्ता भी आया था वहाँ से? चलो ऐसी बात है। और एसडीएम ने कहा कि बेटा क्या लोगे, चाय कॉफी क्या लोगे? तो उसको भी अच्छा लगा, कॉफी मंगवा दीजिए, ठीक है, जब मिल रही है फ्री में कॉफी तो क्यों नहीं पियेंगे भाई, एसडीएम पिला रहे तो क्यों नहीं पियेंगे, पीनी चाहिए। फिर कि डीएम साहब का फोन आया था, मैं डीएम साहब से मिलने गया, बड़े नाराज हो रहे थे कि क्या हो रहा है इलाके में, इतना भी ध्यान नहीं रखते। तो बेटा आपसे एक निवेदन है, चिट्ठी वापस ले लो। तो इसको मैंने पहले कहा था, चिट्ठी वापस लेने का दबाव आता है बहुत ज़्यादा, वापस मत लेना वरना मामला खराब हो जाएगा। ये बोली कि सर वापस तो नहीं ले पाऊंगी चिट्ठी, मैंने तो कुछ पत्रकारों को बता रखा दिल्ली में, वो कह रहे थे कि अगर जवाब आ जाए और काम ना हो तो मुझे बताना, फिर मतलब देश के अखबार में छापेंगे। तो अब दबाव समझ कितना हुआ। उसके बाद एसडीएम ने कहा बेटा अगर हम दुकानें बंद करवा दे तो? फिर इसने कहा तब मैं वापस ले सकती हूँ चिट्ठी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 3 दिन में सारी दुकानें बंद हो गई, एकदम बंद, पूरी गली साफ। और उसके बाद एसडीएम ने फिर बुलाया, गनीमत है कि इसने नहीं कहा कि आप घर ही आ जाओ, मैं फ्री नहीं उस समय। आ ही जाता, उस समय क्या करता बेचारा, ये बड़ी तमीज से अदब से ये वहाँ गई ऑफिस, उसने कहा देखो बेटा सब दुकानें बंद करवा दी है, देख लिया आपने? उसने कहा हाँ मैंने देख लिया। तो बेटा वापस ले लो एप्लीकेशन, डीएम साहब बहुत तनाव में है। तो उसने कहा ठीक है सर। फिर एप्लीकेशन एक और लिखी कि मैंने जो सूचनाएं मांगी थी मुझे अन्य स्रोत से प्राप्त हो गई हैं, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, कृपया उस पत्र को खारिज समझें। सर साइन किया, वो पत्र गया, डीएम ने राहत की सांस ली, एसडीएम ने राहत की सांस ली, दुकान वालों ने अलग जगह ढूंढी, अब कहाँ लगाई। ये ताकत है सूचना के अधिकार की। इसलिए अगर जनता के पास सूचनाएं हों पर्याप्त तो बहुत सारी गलत चीजें समाज में चल रही हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, ये विश्वास काम करता है। अभी आप सबके चेहरे पर जो भाव आ रहा है मैं समझ रहा हूँ कि आज ही मैं भी लिखता हूँ, 10 ही रुपए की तो बात है, आज ही लिखता हूँ। लेकिन सरकार भी तबाह हो चुकी है, सरकार ने अब इसका मैकेनिज्म निकाल लिया टालने के, तो सरकार टालती है किसी तरह से, घुमा फिरा के मैनेज करती है। तो जिसमें पेशेंस ठीक ठाक है वो तो अभी भी सरकार को तबाह कर सकता है, अगर पेशेंस कम है तो दिक्कत है। मतलब पहली बार में क्या बोलेंगे, 30 दिन का समय है, फिर जवाब आएगा आपका पत्र लोकहित में नहीं है, इससे कोई लोकहित नहीं सद रहा, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती। अब इसकी अपील करनी होगी, अपील वाला जवाब खराब से देगा, सेकंड अपील करेंगे, तो सेकंड अपील में जाके चीज़ें ठीक होने लगती हैं। लेकिन उतनी पेशेंस कम लोगों के पास है ना, और जिनके पास ज़्यादा है उनमें से कुछ की हत्या हो गई, क्योंकि वो सरकार के जो गैंग चल रहे हैं ठेकेदारों के, उन पर खतरा आता है। तो मैंने पहले कहा इंटीग्रिटी ज़्यादा है तो खतरा है, थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए ट्रांसपेरेंसी में, प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में सिटीजन चार्टर एक चीज़ है, आरटीआई एक चीज़ है। अगर इन दोनों चीज़ों का बखूबी पालन हो तो आप कह सकते हैं कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती है। ट्रांसपेरेंसी के फायदे क्या होते हैं? देखो पर्सनल लाइफ में इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या राजस्थान कौन सा एग्जाम्पल? हाँ ठीक है, जेल पोर्टल भी ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ऐप्स आ रही हैं आजकल सरकार की। जो ट्रांसपेरेंसी का जो फायदा है ना पर्सनल लाइफ में, बहुत फायदा है। सबसे बड़ा फायदा ये कि बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी पड़ती। आप ये बात कितने लोग समझ पाए इस बात को? मैं फिर से बोलता हूँ, बताना कितने लोग इस बात का मर्म समझ पा रहे हैं। जीवन में ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी पड़ती।
क्या मतलब है इसका? युगल युगल बाबू बताएंगे। नहीं, छिपाना नहीं। हरिवंश राय बच्चन का एक शेर है बहुत प्रसिद्ध, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। क्या होता है कि हम छिपाते हैं ताकि लोग गलत ना समझें। अगर कोई अपनी बात खुल के बोल दे, दो लोग गलत समझ लें, दो लोग गलत, तो जिंदगी भर का सुकून है कि मैंने वही बोला जो मैं बोलना चाहता था। और जो लोग झूठ बोलते हैं उनका संकट ये है कि भूल जाते हैं कि किसको क्या बोला था। तो बहुत कुछ याद नहीं रखना पड़ता, झूठों को बहुत याद रखना पड़ता है कि इसी प्रश्न का जवाब इसको ये दिया था, इसको ये दिया था, इसको ये दिया था, इसको ये दिया था। तो बहुत कुछ याद रखने से मुक्ति है पर्सनल लाइफ में। इसलिए सच बोलना अच्छा रहता है। कोई आपसे पूछे उठ पटांग सवाल ना, झूठ मत बोलो, सच बोल दो। कोई अगर यही पूछ ले कि यार तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, खराब इंसान हो, ईमानदारी से बोल दो कि हाँ मुझसे ऐसी गलती जीवन में 2 बार हुई, पर हाँ इतना ही है। कोई दोस्त पूछे कि यार तुम दोस्त ही हो ना, कभी कभी लगता है कि उससे ज्यादा अपेक्षाएं हैं, उसको बोलो कि हाँ मेरे मन में ये बात है, झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ मन में ये बात है, लेकिन मुझे अपनी सीमाएं पता है, चिंता मत करो, खत्म। क्या झूठ बोलना, एक झूठ बोलेंगे 50 बार झूठ को बनाए रखने के लिए और झूठ बोलने पड़ेंगे। एक सच बोला, सीने के ऊपर से पत्थर हट गया। कुछ बच्चे बड़े खुश हैं इस बात से, क्या जवाब मिल गया, क्या जवाब देना है ना, एकदम चेहरे पर ऐसी चमक दिख रही है कि बस यही जवाब ढूंढने आए थे। तो पहली बात, बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कोई झूठ बोला ही नहीं है। तो झूठ नहीं बोला तो मस्ती से काम चलाओ, क्या दिक्कत है। और क्या फायदा पर्सनल लाइफ में होता है ट्रांसपेरेंसी का? अंत में वही फायदा है, अगर आप ट्रांसपेरेंट है तो आपकी साख और विश्वसनीयता ज्यादा रहेगी। लोग आपके नाम की कसम लेके खाएंगे कि भैया उसने कहा है ना, बस ये झूठ नहीं हो सकता। और इसका फायदा किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। आप जो बात कहेंगे लोग उस पर विश्वास करेंगे, फिर सारे फायदे आपको मिलेंगे। जो प्रोफेशनल लाइफ में क्या फायदा होगा? प्रोफेशनल लाइफ का फायदा ये होगा कि एक तो आपका ऑफिस जो है, भाई जनता का विश्वास तो एक बात है ही, जनता का विश्वास, जनता का स्नेह, वो तो एक बात है ही। ट्रांसपेरेंसी का फायदा क्या होता है कि आपका काम अपने आप होने लगता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? अब सोचिए कि एक ऑफिस में मान लीजिए बिजली चली गई है, जैसी बिजली जाती है हर आदमी बिजली वाले को फोन करने लग जाता है। अगर बिजली वाले सिर्फ इतना कर दें कि जिस इलाके में बिजली जाएगी वहां के जो मोबाइल नंबर्स हैं उन सब पर 1 घंटे पहले मैसेज भेज दें कि आज रात को 9 से 11 बजे तक बिजली जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर चेंज होना है और खेद है, हमें आपके कष्ट के लिए पहले से खेद है। जैसी ये सूचना गई, उसके बाद बिजली गई, तो जो 1000 फोन वहां जाते, मुश्किल से 10 फोन जाएंगे, 20 फोन जाएंगे, और बाकी लोग आपस में ही डिस्कस कर लेंगे कि हाँ मैसेज आया था, ये आप भी देख लीजिए, 11 बजे बिजली आएगी, बात खत्म हुई। तो उस ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ी या कम हो गई? बढ़ गई, क्योंकि उनको बहुत सारी अनावश्यक सूचना देने से बचने का मौका मिल गया, क्योंकि सूचना पहले जनता के पास पहुंच गई थी। इसलिए जनता का स्नेह मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और कुल मिला के एक कल्याणकारी प्रशासन का जो काम है वो काम बेहतर होता है। तो अब सीधा बोले, कल्याणकारी प्रशासन के उद्देश्य पूरे होते हैं। और इसी में वो पॉइंट जोड़ दीजिए कि जनता की भागीदारी शामिल हो जाती है। जैसे ही जनता की भागीदारी हुई, आप मान के चलिए कि काम आपका बेहतर हो जाएगा। आजकल कोई भी पब्लिक वर्क होता है ना, जैसे कोई सड़क बन रही है तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा आपको कि यह कार्य कौन कर रहा है, कितने का प्रोजेक्ट है, कौन सी एजेंसी कर रही है, कौन सी कंपनी कर रही है, अनुमानित लागत क्या है, कब तक खत्म हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी है। भाई जनता के पैसे खर्च हो रही है, जनता को पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें क्या गलत है? चलिए अब बताएं कि पारदर्शिता पे अगर आपसे 150 शब्द लिखने के लिए कोई कहे तो आप लिख देंगे, कागज फाड़ देंगे एकदम उत्तर पुस्तिका में छेद हो जाए, चाकू से लिख के आना। परीक्षक से कहना कागज को सूरज के सामने रखो, तब दिखेगा क्या इसके अंदर लिखा है। पहला वर्ग पूरा हुआ, अब आइए वर्ग क्रमांक 2। वर्ग क्रमांक 2 में हम लेंगे सबसे पहले एम्पैथी को। नुकसान ऐसा कुछ खास नहीं है, सोच लेते हैं हम लोग मिलकर बताएं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पारदर्शी है, अगर आपके घर में एक पारदर्शी व्यक्ति हो, पारदर्शी व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जो सब बोल देता हो। तो अगर उसके नुकसान देखें तो आप कल्पना से समझ सकते हैं, कुछ लोग जो सब बातें सच बोल देते हैं, एक तो प्राइवेसी अपनी खतरे में, और कम दूसरों की भी खतरे में डाल देते हैं। कभी कभी दूसरों के बारे में भी ट्रांसपेरेंसी से बोल देते सब बातें। किसी ने पूछा कि मेरी बेटी को देखा, बोलते हाँ आंटी अभी किसी लड़के के साथ वहां जा रही थी। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में वो बेचारी मर गई, है ना। तो खतरा भी होता है। तो पर्सनल लाइफ तो चौपट हुई ही, दूसरों की प्राइवेसी भी खतरे में डाल दी। जैसे कोई आपसे पूछे, आपके दोस्त की मम्मी पूछे कि बेटा देखा है उसको, और आपको पता है आपने भेजा है, साजिश करता है, मान लीजिए, आप बताएंगे गोल गोल जवाब देंगे? गोल गोल देंगे। अच्छा मान लो आपके दोस्त नहीं है, जैसे मैं तो बड़ा ध्यान रखता हूँ, जैसे मैं घूम रहा हूँ और मैंने देखा कि 2 नए बच्चे बड़े हो रहे हैं और साथ साथ घूम रहे हैं, और उनकी आंखों में चंचलता है, अपने अपने घर से भागने की इच्छा दिख रही है, और उस चंचलता में कहीं भाग गए घूमने के लिए कि चलो बाइक राइड करके आते हैं, ऐसा कुछ किया है। और उनके पेरेंट्स टॉर्च लेकर ढूंढ रहे नीचे, और मुझसे पूछा कि आपने देखा है, तो मैं उतना सीरियस मुंह बना के बोलता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे अपना भी समय ध्यान है, उनका भी समय ध्यान है, जो पूछ रहे हैं उनका भी। तो क्योंकि मुझे किसने परेशान नहीं किया था, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी को क्यों परेशान करूँ। ऐसा झूठ सत्यनिष्ठा के खिलाफ है, ठीक चल जाएगा, किसी के हित में बोला गया है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको बड़ा होने दो, कौन रोक सकता है? बिना बात के क्यों टांग अड़ाते हो किसी की खुशी में, है ना। पर कई लोग ऐसा ही करते हैं कि लोग ढूंढ ढूंढ के
घर जाके आपको पता कहाँ गई है बेटी आपकी, पूछो पूछो। वो कह रही नहीं पूछना, नहीं मैं बताऊंगा आपको। उसके साथ गई है, मेरे साथ ले जाती है, उसके साथ गई है। तो इसलिए मुझे पूरा शक रहता है कि वैलेंटाइन डे पे जो लाठी लेके निकलते हैं उनकी मूल समस्या अकेले होना है। उनकी मूल समस्या ये नहीं है कि ये घूम क्यों रही है, उनकी मूल समस्या है कि मेरे साथ नहीं घूम रही है, वो समस्या है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होने से और क्या हो सकता है? हाँ, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, ठीक बात है। लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ने लगती हैं और फिर वो आपसे ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि सब बातें आप उनको बताएं, और आपका न भी मन करे तो भी बताना पड़ जाता है। और क्या हो सकता है? तनाव हो सकता है। विशेष रूप से तनाव वहां होता है जहां एक व्यक्ति ट्रांसपेरेंट है, बाकी थोड़ा सीक्रेट रखने वाले लोग हैं। घर में बात चल रही, कोई किसी को बताएगा नहीं। उनमें से एक ने तो व्हाट्सएप कर दिया है, सब मिलकर मीटिंग करेंगे, देखो बहुत सीक्रेट मीटिंग चल रही है। एक ने वहीं से व्हाट्सएप लाइव, फेसबुक लाइव कर रखा है और उस पर लिखा है सीक्रेट मीटिंग गोइंग ऑन इन माई होम, और वहाँ 1000 लोग देखे सीक्रेट मीटिंग, बाकी सब कह रहे किसी को बताना मत, और ये उसका वीडियो ऐसे करके। तो ऐसा हो सकता है कि परिवार में तनाव हो जाए, ऑफिस में तनाव हो जाए, ये हो सकता है, ठीक बात है। और मेरे ख्याल से हर परिवार में एक आध पीस ऐसा होता है जो उस घर का होता है, जिसको बोलते हैं नारद मुनि, उस घर के जो होते हैं ना, ढिंडोरची, जो सारी बातें बाहर जाके बोलाता है। आपके घर में ऐसा कोई है जो जिस पे आपको ऐसा डाउट है? जिसके घर में नहीं है उसके घर में वो खुद होगा, इसलिए उसको डाउट नहीं हो रहा ना। फिर उसके घर के बाकी लोगों से पूछना होगा कि उनके घर में ऐसा कौन है, वही तो गया क्लास में आपकी, वहीं भेजा उसको। चलिए हो गया। अब आइए एम्पैथी पर। देखिए परीक्षा में 150 शब्द लिखने होते हैं, तो हर चीज पे 2-2 पॉइंट अगर है ना, पर्याप्त है। इतना लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए, कम खत्म। एम्पैथी शब्द के लिए हिंदी में शब्द है समानुभूति या परानुभूति। हम समानुभूति लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एम्पैथी के बारे में समझने की ये क्या है, और फिर समझेंगे कि इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, और प्रकार समझने के बाद तब देखेंगे कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसका विकास कैसे होगा। कुछ चीजों से अंतर भी समझेंगे, जैसे एम्पैथी, सिंपैथी, एम्पैथी कंपैशन, एम्पैथी पिटी, उन सब में अंतर क्या है, उन अंतरों को भी देखेंगे। सबसे पहले कि एम्पैथी होती क्या है। देखो बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि एम्पैथी किसी व्यक्ति में ही होती है, किसी वस्तु में तो होती नहीं है, किसी व्यक्ति में। ठीक। अच्छा, ऐसे जो पालतू पशु पक्षी होते हैं, अगर आपके घर में कोई पालतू पशु रहा हो कोई, आप में से कितने लोगों ने आज तक किसी न किसी पशु या पक्षी को पाला है? बहुत बढ़िया। गाय या कुछ और? क्योंकि गांव में आमतौर पर गाय का रिवाज रहता है ना। कितने लोगों ने गाय पाली? हाथ खड़ा करें। हाँ बस, गौ माता। सेवा की गाय की? ठीक से आपने सेवा की गाय की? आप छोटी थी तब तो गाय भी तो छोटी होगी उस समय, गाय बड़ी थी। अच्छा, फिर उसने आपको पाला, आपने उसने पाला। पर खेले तो होंगे उसके साथ खूब, गोबर तो उठाया होगा उसका, मौका नहीं मिला कभी? चलिए मिल जाएगा। और कितने लोगों ने गाय के अलावा कोई और पशु पक्षी पाला है? अच्छा, क्या? चूहा? चूहा पाला आपने? वाइट रैट। हाँ, आजकल वैसे क्रेज है यूरोप में, चूहा पालने का क्रेज है। चूहा, बिल्ली, हाँ ये भी है, कह रहे इजी रहता है पालना चूहा, क्योंकि नेहरू घर में कमरा छोटा होता है, उसमें चूहा ही आ सकता है एक्स्ट्रा, या मक्खी या चूहा तो ही आ सकते हैं। उसको लेके भी जाते हो? कैसे ले जाते हो? अच्छा, डब्बे में, मेरे जेब में तो ले जाते हो? डब्बे में ले जाते हो, ठीक है। हाँ, तो ये बताइए, अगर आपके पास कोई पशु पक्षी है या आपने किसी को देखा है, आपके किसी दुख के समय पशु पक्षी का कैसा रिस्पॉन्स रहता है? वो नॉर्मल रहता है, खुश रहता है कि दुखी हो जाता है? दुखी हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बावजूद हम ये नहीं कहते कि एनिमल्स में एम्पैथी है, हम ये कहने से बचते हैं। मनोविज्ञान मान के चलता है कि एम्पैथी मनुष्यों का गुण है, हालांकि उसका काफी हद तक लक्षण पशु पक्षियों में दिखता है। और ऐसा होता है कि घर में कोई दुख हो तो घर के बाकी प्राणी दुखी नहीं होते उतने ज्यादा, एनिमल्स ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उनके चेहरे से, हरकतों से दिखता है। लेकिन जब भी परिभाषित करेंगे तो किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य प्राणी या किसी काल्पनिक चरित्र, तीनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। ठीक है, किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य प्राणी, प्राणी का मतलब समझ गए? प्राणी में कौन कौन आ गया? पशु आ गए, पक्षी आ गए, है ना, कुछ भी, या किसी काल्पनिक चरित्र की मनः स्थितियों को समझने की क्षमता, की मनः स्थितियों को समझने की क्षमता, इसको बोलते हैं एम्पैथी। एक बार पूरा ऐसा बोल दीजिए। सबसे पहली बात, ये क्षमता किसमें होती है? व्यक्ति में, है ना। केवल व्यक्ति तक सीमित रखेंगे, एनिमल्स पे लेकर नहीं जाएंगे। तो किसी व्यक्ति में दूसरों की मनः स्थितियों को समझने की क्षमता, किंतु किस किस की मनः स्थिति को समझने की क्षमता, उसमें 3 चीजें हैं। पहला कोई व्यक्ति, दूसरा कोई प्राणी, तीसरा काल्पनिक चरित्र। ये काल्पनिक चरित्र क्या होता है? जैसे जब हमारे घर में कुछ महिलाओं ने गजनी फिल्म देखी, वो तब से आज तक सदमे में है कि एक बार बस पता लग जाता उसको। आप समझ रहे हैं? गजनी फिल्म देखी आप लोगों ने? उसकी नायिका को अंत तक पता नहीं चला कि जो कि संजय सिंघानिया, ये नाम था संजय सिंघानिया, कि संजय सिंघानिया वही है। मतलब मैंने देखा मेरे घर की 2-3 महिलाओं की आंख से आंसू लगातार बहे कि एक बार बस पता लग जाता, तो पता लग जाता। ये जो गम है ना, इसको बोलते हैं एम्पैथी। अच्छा, उन 2-3 महिलाओं को मेरे बाद में कई बार समझाने का प्रयास किया कि देखो, ना तो नायिका मरी है, ना नायिका पागल हुआ है, नायिका को मेमोरी लॉस है नहीं, वो ठीक है।
अभी दूसरी फिल्म में काम कर रहा है, और नायिका मरी नहीं है, उसका करियर अभी शुरू हुआ है, वो कई फिल्मों में काम करेगी। तो नहीं, आपको रस नहीं आता चीज़ों में ना, आप हटो, एक बार पता लग जाता बस, वो जो दुख है ना, वो दुख। या फिर आपने एक फिल्म देखी जिसका नाम है सारे ज़मीं पर। सारे ज़मीं पर, मैं लिखता सही हूँ, बोलने के लिए ऐसा बोलता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे सुन के। सारे ज़मीं पर, उसमें एक छोटा सा बच्चा है जो इंटेलेक्चुअली कुछ मामलों में चैलेंज है, कुछ मामलों में शानदार बच्चा है, ठीक है, क्रिएटिव है, लेकिन उसका IQ उस तरह का शार्प नहीं है। और बीच में एक सीन आता है जब उसकी माँ और उसका बाप तो कसाई होता ही है, तो उससे तो कोई उम्मीद भी नहीं करता है, लेकिन माँ से बड़ी उम्मीद करते हैं बच्चे। तो माँ और बाप उसको हॉस्टल छोड़ के आते हैं, देखिए आपने फिल्म। और जब हॉस्टल छोड़ के आते हैं और लौटते हैं तो माँ तो लगभग रोई रही है उससे, माँ तो माँ ही होती है, बाप प्रैक्टिकल बाप कहता है उसी के विकास के लिए ऐसा कर रहे हैं, समझो इस बात को। जबकि उसके मन में कि चलो खत्म हो मामला, अब फ्री हो जीऊँगा, बहुत परेशान करता था। और फिर बच्चे का छोटा सा मुँह दिखा रहे हैं हल्के अंधेरे में, और जब वो सीन दिखाया ना, मैंने देखा पुरुषों में तो वो गुण ही नहीं है, तो बेचारे क्या करेंगे, लेकिन जो महिलाएं थी सिनेमा हॉल में, उस दिन कुर्सियाँ गिली होंगी पूरी, ड्राई क्लीन नहीं करवानी पड़ी उसके बाद। वो फिल्म जब जब चली कुर्सियाँ साफ सारी, इतना रोई सुबह के एकदम, कुछ उसके बाहर पानी पीने के बहाने के ठीक से रो के आती, यहाँ आवाज़ करना ठीक नहीं है ना, चिल्ले पों बजाना ठीक नहीं है, लेकिन मन कर रहा है जोर से रोने का, तो कैसे। ये जो है, ये जानते हुए कि वो काल्पनिक चरित्र है, किंतु फिर भी उसके प्रति उसके दुखों को इतना महसूस कर लेना, जान लेना, इसको बोलते हैं एम्पैथी। समझ में आ गई बात? तो व्यक्ति तो समझ में ही रहा है कि रामलाल को श्यामलाल के बारे में समझ में आ गया, एम्पैथी। आपके पास कोई पशु पक्षी है, वो वेदना में है, उसके दुख को आपने समझ लिया, महसूस कर लिया, तो और दुखी नहीं, चंचलता को भी, जैसे कोई प्राणी आपके पास है, पशु पक्षी, जैसे मेरे पास तो दुखी नहीं होता, चंचल रहता है हमेशा, तो उसकी आंखों से ये समझ पाने कि इसके मन में इसमें कौन सा भाव आ रहा होगा कम वक्त के, अगर आप समझ पाते हैं कि इसके मन में इसमें कौन सा भाव आ रहा है, तो एम्पैथी है, उसकी मनस्थिति को समझना ही तो है, मनस्थिति को समझना। और सबसे रोचक है काल्पनिक व्यक्ति। उपन्यास पढ़ा, अरे गुनाहों का देवता पढ़ के कितने लोग अधमरे हो जाते हैं उसके बाद, अरे यार सुधा मर गई, पढ़ा आप लोगों ने? चंद्र बहुत दुखी है, वो पढ़िएगा, गुनाहों का देवता है ना, पढ़ लेना उसको। आप लोगों की उम्र के सबसे अच्छा उपन्यास है वो, इस उम्र में अच्छा लगता है सब पढ़ना। शॉर्ट में नहीं बताएंगे, ठीक से पढ़ो उसको, ठीक से पढ़ोगे तो इसका विकास होगा। इसका विकास शॉर्ट में नहीं होता है, नोट्स पढ़ के समानुभूति का विकास नहीं होता है, उपन्यास पढ़ना पड़ता है। चलो, ये हुई परिभाषा। तो जल्दी से दोहराओ मेरे साथ, किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मनस्थितियों को समझने की क्षमता को समानुभूति खाते हैं या कहते हैं? कहते हैं, पूरा बोलो ना, समानुभूति कहते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके प्रकार दो हैं जो पहले आपको बता चुका हूं। अगर हिंदी में बोलेंगे संज्ञानात्मक समानुभूति, तो बताओ अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोलने कॉग्निटिव डिसोनेंस। ऐसा होता है कई बार ना, वो दो शब्द चिपके होते हैं चेतना में, इस तरह से आते हैं, तो इसको बोलेंगे कॉग्निटिव एम्पैथी। ठीक है, एक होगी संज्ञानात्मक, मैंने भी अनुभूति, समानुभूति कहना चाहिए ना, संज्ञानात्मक समानुभूति। अब देखिए स और माँ जो है ना कुपोषित लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाकी सब तो भारत के ही अफ्रीका से आए, दोनों सोमालिया से आए हैं, क्योंकि जगह कम थी, इसलिए आप ठीक से लिख लीजिएगा, संज्ञानात्मक समानुभूति। और दूसरी होती है भावनात्मक या संवेगात्मक। आपको ये पता ना कि भावनात्मक और संवेगात्मक का एक ही मतलब होता है? तो भावनात्मक या संवेगात्मक समानुभूति, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द एक तो है एफेक्टिव, और दूसरा क्या हो सकता है? इमोटिव। तो एफेक्टिव या इमोटिव एम्पैथी, ठीक, सिंपल सा एकदम, कोई दिक्कत नहीं। और ये बात पहले हो भी चुकी है, तो उसी बात को दोहरा रहे हैं। संज्ञानात्मक समानुभूति का मतलब है समानुभूति का वह स्तर जहां आप दूसरे की मनस्थिति को जान रहे हैं किंतु महसूस नहीं करते, इमोशंस के लेवल पर नहीं। तो इसका मतलब है केवल जानना। माता और पिता में से कौन है जो समानुभूति में संज्ञानात्मक स्तर तक ही जा पाता है? आमतौर पर वो पिता है। आप लोगों को लगता होगा कि पिताओं के पीछे बहुत पड़ा रहता है आज भी। हाँ, मैं खुद भी एक पिता हूं, तो मुझे पता है कि पिता कैसे होते हैं, मुझसे क्या छिपा है, सब पोल पता उन लोगों की, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से कह पा रहा हूँ। तो जानना है ना, जैसे किसी घर में माता पिता दोनों हैं, बच्चे की तबीयत खराब है, मतलब मेरा विश्वास ये है कि 100 में से 99 परिवारों में जो अटैचमेंट मदर फील करेगी वैसा फादर फील नहीं कर पाएगा। समझ जाएगा, बच्चा बोलेगा पापा बुखार है, बोलेगा जाओ, हाँ बुखार है, लेट जाओ, वो इस उम्मीद में से कि बहुत प्यार दुलार मिलेगा, वो तो बाप के पास है ही नहीं ज़्यादा, अधिकतम 1 मिनट की अवधि है उसके पास तो प्रेम की। तो एक दो बार अच्छा सा सहलाया, अरे बेटा कोई बात नहीं, जाओ बेटा लेट जाओ, पापा आपके पास ही बैठना है, पापा अच्छा बैठो। 30 सेकंड में बाप बोलता है बेटा अब जाओ लेट जाओ, और थोड़ा तेवर चेंज होता है, बेटा अब जाओ लेट जाओ, तो बेटा चुपचाप चला जाता है लेटने के लिए, या बेटी जो भी है उसको पता है कि इसके बाद वाला जो आएगा वो थोड़ा ठीक नहीं। और माँ को पता लग जाए, माँ तो ठंडे पानी की पट्टी लेके बैठ जाती है, अरे मेरा लाल, अरे मेरी लाली, अरे क्या हो गया, और उसके बाद ये पट्टी वो पट्टी, ये थर्मामीटर ये लगाया, हल्दी का दूध, वो काढ़ा, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर काम जाम करके, और बच्चा खौफ में ठीक हो जाता है कि और क्या क्या अभी और क्या क्या लेके आएगी, इससे बढ़िया ठीक ही हो जाओ, वरना पता लगा बचा ही नहीं, इतनी सारी दवाई खिला देगी। तो इन दोनों का अंतर क्या है? तो बाप के पास जो है उसका नाम है संज्ञानात्मक समानुभूति,
और माँ के पास जो है भावनात्मक समानुभूति। इसका उल्टा होता है। आपके पापा एक्सेप्शनल हैं, बहुत अच्छे पापा मिले, बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। फादर्स डे पे कार्ड होता है ना कि माय फादर इज द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, और ये वाले कार्ड छपते कितने, 5 लाख। हर बच्चा अपने बाप को बोल रहा है बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, और बेस्ट होता एक ही है, कार्ड छपते 5 लाख। इसको बोलते हैं मार्केट ऑफ इमोशंस, है ना, भावनाओं का बाजार है। तो आप में से कितने लोग के पापा दुनिया में बेस्ट पापा हैं? बहुत बढ़िया। और कितने लोग मम्मी बेस्ट मम्मी है? क्या बात है, दोनों बेस्ट हैं, दोनों आपके घर में आ गए, मतलब आप उनके घर में आ गए, दोनों आपके घर में कैसे आए? ठीक है, चलिए। तो संज्ञानात्मक समानुभूति मतलब दूसरे की मनस्थिति को जान लेना, और भावनात्मक समानुभूति का मतलब, अच्छा, महसूस करने से पहले जानेंगे, सीधे महसूस कर लेंगे? जानना प्लस महसूस करना। जो बिना जाने महसूस करे उसको भेज देना चाहिए सही स्थान पर, इलाज की जरूरत है उसको। मैंने आपसे कई बार कहा, इमोशन के लिए कॉग्निशन तो पहली शर्त है ही, बिना कॉग्निशन के इमोशन हो ही नहीं सकता। इसलिए जब आप इमोटिव लेवल पर जाएंगे तो उसमें कॉग्निटिव एम्पैथी तो पहले होगी। अब संज्ञानात्मक समानुभूति के 2 रूप माने जाते हैं, 2 रूप माने जाते हैं। एक को बोलते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं परिप्रेक्ष्य ग्रहण। लो, लिख दिया थोड़ा बड़ा। देखो, पर्सपेक्टिव है PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव, टेकिंग TAKING, टेकिंग, ठीक है। और दूसरा हिंदी में है परिप्रेक्ष्य ग्रहण। तो जहां लिखा है थोड़ा बड़ा, वहां कर देता हूं परिप्रेक्ष्य। और ग्रहण तो जानते ही, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वैसे ही परिप्रेक्ष्य ग्रहण, ठीक, पर्सपेक्टिव टेकिंग। दूसरा जो भेद है उसको बोलते हैं फैंटेसी, FANTASSY, या कहीं कहीं सिंगल एस भी आता है, फैंटेसी। फैंटेसी के लिए हिंदी में शब्द है कल्पना, कल्पना। तो कॉग्निटिव एम्पैथी के 2 रूप हो सकते हैं। एक है पर्सपेक्टिव टेकिंग। पर्सपेक्टिव टेकिंग का मतलब ये होता है, एक अंग्रेजी का मुहावरा है, पुटिंग योर फीट इनटू द शूज ऑफ अदर्स, दूसरों के जूते अपने पैर में पहनना, ये उनका मुहावरा है। हिंदी का मुहावरा ये नहीं है, पर हिंदी में वैसे सेंस तो है ही। और इसका मतलब ये है, जब किसी दूसरे के बारे में कुछ कहो तो खुद को कुछ समय के लिए उसकी स्थिति में रख के देखो, और जैसे ही आप खुद को उसकी स्थिति में रख के देखेंगे, आप पाएंगे कि आपकी नफरतें खत्म हो जाएंगी, शायद आपको दया आने लगे। उसके बाद आप उसके पर्सपेक्टिव से बात समझ पाएंगे। इसलिए अगर कभी आपके से झगड़ा वगड़ा हो जाए ना, तो झगड़ा करो मत, पहले समझो कि सामने वाला झगड़ा क्यों कर रहा है, उसका पक्ष क्या है। और अधिकांश मसलों में जब आप पक्ष समझेंगे, अधिकांश मसलों में क्या होगा, विवाद ही खत्म हो जाएगा। और यदि विवाद नहीं भी खत्म होगा, अगर दूरियां मान लीजिए 2 व्यक्तियों में इतनी हो चुकी हैं कि अब वो स्थिति नहीं है, तो कम से कम दूरी की स्थिति में भी नफरत नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संवाद हो पाएगा। तो पर्सपेक्टिव टेकिंग वो क्षमता है जिसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति या प्राणी के स्थान पर खुद को रखकर सोच पाते हैं, यदि मैं होता तो मैं क्या करता। और 100 में से 99 बार आप पाएंगे, यदि आप भी होते तो आप भी वही करते जो वो कर रहा है। और इसलिए जो व्यक्तिगत नफरत वगैरह होती है ना, उस बिंदु पर आकर समाप्त हो जाती है। बात स्पष्ट हो गई। दूसरा है फैंटेसी। फैंटेसी यानी कल्पना का मतलब है, जब काल्पनिक चरित्रों के स्तर पर इसी बात को लेकर आ जाएंगे, तब बोलेंगे कि ये फंतासी है, काल्पनिक चरित्र। इसके 2 मतलब कहीं कहीं मिलते हैं। एक तो ये मिलता है, काल्पनिक चरित्रों का परिप्रेक्ष्य ग्रहण फैंटेसी है, कि किसी व्यक्ति के बारे में सोचा, समझ में आ गया। लेकिन यदि आप गजनी के बारे में सोच पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरे साथ क्या होता, मेरी क्या स्थिति होती, या ऐसी फिल्म सोचिए जिसमें किसी वंचित वर्ग के किसी नायक या नायिका की जिंदगी की स्थितियां बताई गई हों। जैसे अभी ये फिल्म आई थी ना, जिसमें आर्टिकल 15 है, जैसे, या जो बलात्कार पर एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, 375 सेक्शन 375 है ना। तो उसके किसी एक नायक या नायिका को दिमाग में रख के अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि अगर मैं होता तो क्या स्थितियां बनती, तो उसको बोलेंगे कि अब फैंटेसी की स्थिति है। एक और बात है, यहाँ काल्पनिक चरित्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को फिल्म में देखा, उपन्यास में देखा, वो नहीं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने ना उपन्यास में देखा ना फिल्म में देखा, आप खुद कल्पना से कोई चरित्र गढ़ पा रहे हैं और उसकी स्थितियों को महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो रचनाकार होते हैं ना, उनमें एक क्षमता ज्यादा होती है, काल्पनिक चरित्र गढ़ना और फिर उसकी मनस्थितियों को समझना। इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा क्षमता चाहिए, लेकिन करने वाले कर लेते हैं। इसको यूं कहेंगे, साहित्य की भाषा में 2 शब्द होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि साहित्य के विद्यार्थियों को भी याद नहीं होंगे। आप में से कितने लोग साहित्य के विद्यार्थी चेक कर लेते हैं आज इसी बहाने? अच्छा, तो मैं एक शब्द बोलता हूं, दूसरा बोल देना, लिटमस टेस्ट हो जाएगा। पहला शब्द है भावयत्री प्रतिभा। बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना केवल, कि सेकंड वर्ड कौन सा होगा इसके बाद। 1 2 3 है, चलिए। इससे लिटमस टेस्ट हो गया। जो 150 हीरो बन रहे थे, हम हैं साहित्य के विद्यार्थी, ऐसी की तैसी हो गई सेकंड में, है ना। उसका नाम आया, ठीक है, कार्यत्री प्रतिभा बोलते हैं। इसका मतलब है कि इमोशंस के लेवल पर
एक पाठक होने के लिए भाग्यवती प्रतिभा काफी है कि आप समझ पा रहे हैं। रचनाकार होने के लिए सेकंड लेवल चाहिए, जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि आप काल्पनिक चरित्रों को गढ़ सकते हैं और जिनको गढ़ते हैं उनकी अनुभूतियों के बारे में, मनस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं और उस तरह से सोच के उनके बारे में लिख सकते हैं। ये बड़ी क्षमता है। अब आइए भावनात्मक या संवेगात्मक समानुभूति। इसका काल्पनिक चरित्र में स्वप्न को, वो चरित्र नहीं होता काल्पनिक तो, हाँ स्वप्न में कोई कैरेक्टर देखा उसको ले सकते हैं, हाँ उसको ले सकते हैं। ऐसा तो होता ही है, सपना देख रहे हैं, सपने में किसी को देखा और उस व्यक्ति का कोई दुख हुआ, आपने दुख को जान भी लिया, महसूस भी किया, आंसू भी आ गए, फिर नींद खुली, देखा आंखें गीली हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, हाँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा मतलब वो फैंटेसी वाली स्थिति हो सकती है, ठीक है। भावनात्मक या संवेगात्मक समानुभूति के भी दो स्तर हैं, मैंने उस दिन आपको संकेत किया था। एक को बोलते हैं एम्पैथिक या एम्पैथेटिक कंसर्न कहते हैं। तो एम्पैथिक कंसर्न, इसके लिए हिंदी में शब्द है समानुभूतिक चिंता। और दूसरी स्थिति होती है जिसको बोलते हैं एम्पैथिक या एम्पैथेटिक डिस्ट्रेस। हाँ, तो डिस्ट्रेस के लिए हिंदी शब्द है तनाव। तो इमोटिव एम्पैथी भी दो प्रकार की है, एक है एम्पैथिक कंसर्न, एक है एम्पैथिक डिस्ट्रेस, समानुभूतिक चिंता और समानुभूतिक तनाव। देखिए अब तक जो व्यक्ति यहां था ना, वो दूसरे की मनस्थितियों को समझ रहा था, सेंटिमेंटल नहीं था, इमोशनल नहीं था। आप ये बताएं कि जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, सामने एक भिखारी आ गया आपके, तो क्या जरूरी है कि हर मामले में आपको दया की भावना ही आएगी, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप समझ रहे हैं किंतु भावना नहीं आ रही कुछ खास आपके अंदर से? ऐसा होता है ना कभी कभी, ये भावना नहीं आ रही पर हाँ आपको समझ में आ रहा है कि व्यक्ति कष्ट में है, आप उसकी मदद करें ना करें अलग बात है, आप समझ पा रहे हैं। जब बात समझने से बढ़ जाए आगे और जब आपके इमोशंस उठने लगे, तब दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति है जिसमें थोड़ा सा कंट्रोल आपका बना हुआ है, दूसरे में कंट्रोल खो जाता है। कंट्रोल बने होने का मतलब अब आपको वेदना महसूस हो रही है, स्पेशली जब कोई बुरी स्थिति में हो, उसको देखकर अगर वेदना महसूस होती है तो आप एम्पैथिक कंसर्न की स्थिति में, आप चिंतित हैं उसके लिए, आप चाहते हैं कि उसकी मदद कर दें। और मदद कैसे करें आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से परेशान हैं, बेचैन हैं कि कैसे उसकी हेल्प करूं, मैं क्या कर दूं कि वो ठीक हो। इस तरह की मनस्थिति अगर है तो ये एम्पैथिक कंसर्न है। बस कंट्रोल में रहना है, ये नहीं कि जिसको चिंता है वो ठीक से घूम रहा है और इधर वाले लोग बेचारे तड़प रहे हैं बिना पानी की मछली की तरह से, ये नहीं। तो कंट्रोल में है ना, सीमित रूप से चिंता है, कुछ करने की इच्छा है, ये है। अगर ये चिंता इतनी बढ़ जाए कि पता लगा चिंता का एक कारण और बन गया है, इसको बोलते हैं इमोशनल या एम्पैथिक डिस्ट्रेस। मैंने कहा था ना कि आग लग गई है, 10-20 लोग जल गए हैं, मर गए हैं, कलेक्टर साहब पहुंचे, डीसीपी साहब पहुंचे, डीसीपी ने आते पूछा भी क्या हुआ, अधिकारी ने कहा 20 लोग मर गए हैं, एक छोटा बच्चा मर गया है, छोटे बच्चे की लाश आई। तो डीसीपी जमीन पे बैठ के रोने लगा जोर जोर से, गला फाड़ फाड़ के, सीना ठोक ठोक के रो रहा है जोर जोर से, नीचे सिर पटक पटक के रो रहा है जोर जोर से। उसकी माँ की परफॉर्मेंस कमजोर हो गई है उसके साथ, माँ रो रही है जोर जोर से, नेचुरली रो रही है माँ, लेकिन माँ को लोग कम देख रहे हैं, कह रहे कि माँ से ज्यादा तो ये परेशान लग रहा है डीसीपी साहब। तो ऐसा डीसीपी आपको अपने इलाके में चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चलेगा। पता लगा जहां गया वहीं रोने लग जाता है, तो कैसे वो समाधान करेगा? तो जब कोई व्यक्ति इतना सेंटिमेंटल हो जाए कि डिस्ट्रेस में आके, तनाव में आके अपना आपा खो बैठे, अपना इमोशनल कंट्रोल खो बैठे, उसको बोलते हैं एम्पैथी का चरम स्तर, यानी कि इमोशनल या एम्पैथिक डिस्ट्रेस। इनमें सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है आपके हिसाब से? मतलब केवल कॉग्निटिव काफी है, थोड़ा सा इमोटिव भी हो, और इमोटिव हो तो कौन से लेवल पे हो? पगला जाना है या केवल हल्का हल्का तनाव होना चाहिए? तो आप बताइए कि एम्पैथिक कंसर्न इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एम्पैथी। इसलिए कोई आपसे पूछे कि आप एम्पैथी का विकास करना चाहते हैं, कितनी मात्रा में करना चाहते हैं, वो ना इतनी मात्रा में करना है, इसके बाद पगला नहीं जाना है हमें, इतना ही ठीक है। चलिए, अब कोई आपसे पूछ सकता है कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है? तो मैंने एक दिन बताया था, तो एम्पैथी एंड सिंपैथी, इस टॉपिक में दरअसल आपके नोट्स जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा पहला निवेदन है कि इस टॉपिक पे नोट्स को मत पढ़िए। मैंने लिखे हैं, लेकिन उसमें 2 व्याख्याएं लिखने से क्या हो गया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एक सिंगल व्याख्या लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, या मैं दोनों समझा दूंगा फिर कहूंगी कौन सी यूज करनी है, जैसे नोट्स में है वही करूं। चलो वही करते हैं। इसकी एक है लोकप्रिय धारणा, जो कि गलत है। ठीक है, बता इसलिए रहा हूं कि गली मोहल्ले में बात करेंगे तो लोग ऐसी बात करेंगे, तो पता रहना चाहिए। नोट्स भी पढ़ेंगे तो उसमें एक व्याख्या लिखी हुई मिलेगी, तो पता रहना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। लोकप्रिय धारणा के अनुसार सिंपैथी से अगला चरण है एम्पैथी। पहला लेवल है सिंपैथी, दूसरा लेवल है एम्पैथी। ये लोग मानते हैं कि सिंपैथी का मतलब है यह समझ पाना, यानी कॉग्निटिव लेवल पे जाना, यह समझ पाना कि तुम्हारी स्थिति क्या है, यह है सिंपैथी। किसी के दुख में शरीक होना, यह है सिंपैथी।
इस समझ पाने में थोड़ा सा शरीक होना भी शामिल है ना, उसके शोक में, उसके दुख में, उसकी चिंताओं में शामिल होना, किंतु इतना ही शामिल होना कि सेल्फ और अदर का अंतर बचा रहे। अरे ये अंतर बना रहे कि भाई मैं सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति हूं, तुम्हारे जीवन में बुरा हुआ है तो सीधी सी बात है कि मेरा इंटेंसिटी का लेवल तुमसे कम होगा, मैं उतनी इंटेंसिटी पे नहीं जा सकता जितनी इंटेंसिटी पे तुम चले गए हो, ये अंतर बना रहे तो बोलते हैं कि ये सिंपैथी है। तो कोई दुख में है तो उसको कहना कि मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ भी कर सकूँ तुम्हारे लिए तो मुझे अच्छा लगेगा, निसंकोच बताना, बेहिचक बताना। लेकिन सबसे बुरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके कोई दोस्त है, उसके घर में कोई शोक की घटना घट गई, किसी के माता पिता में से किसी की मृत्यु हो गई, दादा दादी की हो गई किसी की मृत्यु, बड़ा अच्छा दोस्त है आपका, बड़ी अच्छी सहेली है मान लीजिए, अब आपको उसके दुख में जाना है, आपको ये पता है कि आपका दोस्त या आपकी सहेली जो भी है वो उस दुख में एकदम शैटर्ड है, टूट गया है या टूट गई है, आप न जाएं ये तो बहुत बदतमीजी लगेगी, जाना ही चाहिए या कम से कम फोन करना चाहिए, पर आपको उतना दुख हो नहीं रहा क्योंकि आपकी अटैचमेंट तो थी नहीं उस व्यक्ति से, आप तो केवल इस रूप में जानते हैं कि चिंटू के नाना जी, इतने जानते हैं आप, तो चिंटू और नाना जी के बीच की जो केमिस्ट्री है वो तो आप नहीं जानते, जान भी जाएंगे तो महसूस तो नहीं कर पाएंगे। अब आप वहां गए हैं, आप समझ रहे हैं कि वो दुख में है, आपको दुख हो नहीं रहा, और सबसे बड़ी चिंता यह है कि हंसी ना आ जाए। ऐसे क्षेत्रों में जहां दुख का शोक मनाया जाता है, सबसे बड़ी चिंता मेरे जैसे व्यक्तियों को ये होती है कि हंसी ना छूट जाए जाके। ये मेरे साथ होता है, क्या आपके साथ होता है? किस किस को ये चिंता रहती है कि भाई हंसी ना छूट जाए जाके? अरे बड़ी दिक्कत रहती है भाई, मैं तो बड़ा मैनेज करता हूँ ऐसी जगह की नहीं जाना पड़े। कई बार क्या होता है ना, फिर जैसे वहां गए और वहां अगर आपने गलती से देख लिया कि जो 3-4 महीने ठीक से बैठी थी, अभी एक 5वीं महिला की आती जो ग्रुप सॉन्ग शुरू हुआ उसके बाद कोरस में, तो वो देख के हंसी छूट जाती है बुरी तरह से, बड़ा मुश्किल होता है वहां हंसी रोकना, चैलेंज अपने आप में। सोचिए दोस्त के घर में डेथ हुई किसी की, आप जाके ठाका मार रहे हो, पता लगा कि गए थे संवेदना में, दोस्त ने लात मार के निकाला है, तू इतना नीच निकलेगा, तू इतनी नीच निकलेगी सोचा भी नहीं था, सब दुख में, मैं दुख में हूँ, तुझे हंसी सूझ रही है। अब क्या कहें कि अबे तेरे दुख में मैं साथ हूँ, अच्छा मैं कितना भी साथ दे लूँ नाना जी वापस तो आएंगे नहीं, सीधी सी बात है, मैं साथ हूँ तेरे दुख में, और जब भी दिक्कत आएगी मैं हमेशा साथ ही रहूंगा। लेकिन यार ये ड्रामा देख के हंसी आती है हंसी, तो क्या करें? तो ऐसे व्यक्ति को जाने नहीं चाहिए, जैसे मैं तो आमतौर पर नहीं जाता हूँ, बचता हूँ, बहुत बचता हूँ, इसी भय से कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। गए थे किसी के दुख में, अपने दुख में लौटने वापस, तो क्या फायदा भाई, ऐसा मत करो। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं दुख समझ रहा हूँ पर अंतर बचा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि एम्पैथी का मतलब है किसी दूसरे के दुख में इतना शामिल हो जाना, इस तरह से शरीक होना कि अंतर मिट जाए कि ये तेरा दुख नहीं, ये मेरा दुख है, ऐसा भाव, ये अंतर ही ना रहे कि दुख किसका है। इसलिए आपके नोट्स में शब्द है जहां स्व और पर का अंतर समाप्त हो जाए, स्व यानी मेरा दुख, पर यानी किसी और का दुख, किसी और के दुख और मेरे दुख का अंतर बीच से मिट जाए तो ये समानुभूति, सम अनुभूति, एकदम एग्जैक्टली सेम अनुभूति, ये इसका मतलब है। इसकी सिचुएशन ये है कि चिंटू के नाना जी गए हैं और मिंटू गया है दुख व्यक्त करने के लिए, चिंटू मिंटू बराबर रो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो बेस है, जो तान है, आरोह अवरोह सब बराबर है। लोग तनाव में हैं कि इनमें से किसके नाना जी गए हैं समझ नहीं आ रहा है, एकदम इक्वल परफॉर्मेंस दोनों की, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब वैसी स्थिति में आप तनाव में है कि इनमें से किसके साथ ऐसा हुआ है, तो जब ये स्थिति हो तो बोलेंगे कि जो चिंटू को दुख हुआ उसको लेकर जो मिंटू है कौन सी स्थिति में चला गया, स्व और पर का अंतर भूल गया। कभी कभी तो मिंटू चिंटू के आगे निकल जाता है कि चिंटू रोया 3 बार, मिंटू नीचे उठ ही नहीं रहा, एकदम लोट लोट के रोला नीचे। चिंटू कह रहा भाई नाना जी मेरे थे, क्या तेरे क्या मेरे क्या, और जोर से धाड़ा मार गया। तो मिंटू कैन बी ग्रेटर देन चिंटू, मिंटू कैन बी इक्वल टू चिंटू, और मिंटू कैन बी लोअर देन चिंटू। सो इफ मिंटू इज इक्वल टू चिंटू, ये कौन सी समानुभूति है, ये वाली है समानुभूति। अगर कम है तो सहानुभूति है, ज्यादा है तो पगलापन है, इसको फिर क्या बोले, तो अलग ही हालत है। लेकिन जो मैंने आपसे कहा ये कौन सी धारणा है, लोकप्रिय धारणा, जो कि तो इससे चक्कर में आना नहीं। अब सुनो ठीक धारणा, मनोविज्ञान की धारणा जो कि सही है। कुछ बच्चे इतने गोलू होते हैं परीक्षा में वैसे लिख के आ जाते हैं, लोकप्रिय धारणा जो कि गलत है। फिर परीक्षा कहता है गोलू मुझे क्यों बता रहा है, तो इसके साथ में लिखो, इसको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। और जो महागुरु होगा वो ये भी ऐसे लिख के आ जाएगा कि इतना लिख के लिखेगा सर इसको लिखना नहीं है। कई बच्चे गोलू सब सच बोल देते हैं, एकदम सच बोल देते हैं। मनोविज्ञान की धारणा जो कि सही है, जो कि लिखनी है। इतना एलाबोरेट करके कोई नहीं पढ़ेगा आपको, इतना स्पष्ट करके, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जीवन में किसी तरह का, ठीक है। तो मनोविज्ञान में धारणा, अच्छा जैसे मनोविज्ञान बोलेंगे ना, किसी एक अंग्रेज का नाम
नाम लिखेंगे तो बात प्रामाणिक हो जाएगी। आपको कितने लोगों का नाम पता है? गोलमैन का नाम पता है ना? हाँ, तो डेनियल गोलमैन कर दो। डेनियल था ना? ठीक है, डेनियल गोलमैन। नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जो है ना, वो इस पे बात करते हैं। तो अब डेनियल गोलमैन, सेलोवी, मेयर, इनमें से किसी का नाम लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो इसी चीज पे ही एक्सपर्ट हैं। तो सबसे अच्छा क्या है? गोलमैन, वो हमें याद भी रहता है। तो डेनियल गोलमैन। गोलमैन ने इसकी व्याख्या जैसे की है, वो कह रहे हैं कि अगर आप कॉग्निटिव और इमोटिव एम्पैथी का अंतर ध्यान रखें। ये है कॉग्निटिव एम्पैथी, याद है ना? संज्ञानात्मक समानुभूति। और दूसरी है इमोटिव या एफेक्टिव एम्पैथी। ठीक, देखो बड़ा सरल है। दरअसल जो कहना चाह रहे गोलमैन, उसको गोल सर्कल से ही समझ लीजिए और आसान हो जाएगा। सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर क्या हो गया? एक और सर्कल हो गया। वो कहना चाह रहा है, अच्छा मैं बताता हूँ, फिर आप बताना कि बड़ा गोला कौन सा है, छोटा गोला कौन सा है। पहले मैं समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि एम्पैथी कैन बी कॉग्निटिव और इमोटिव, और जो इमोटिव एम्पैथी है उसमें कॉग्निटिव एम्पैथी शामिल है या नहीं है? शामिल है, शायद है शायद क्या इसमें है? पक्का है। ब्यूरोक्रेसी के लोग बड़े हो गए बोलने लग जाते हैं हर बात में, संभवतः है, प्रतीत होता है, हो सकता है, फील सो, सीम सो। अभी नहीं करना, वो सब आईएएस बनने के बाद करना है। इमोटिव एम्पैथी में कॉग्निटिव एम्पैथी शामिल है। अगर एम्पैथी केवल कॉग्निटिव है तो हम इसको एम्पैथी ही कहेंगे, और यदि एम्पैथी इमोटिव है तो इसको हम सिंपैथी कहेंगे। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि सिंपैथी और एम्पैथी में अगर संबंध बनेगा दो गोलों वाला, तो कैसा संबंध बनेगा? बड़े वाला हो गया कॉग्निटिव या इमोटिव, तो इसको एम्पैथी कह दूं, और इसके अंदर छोटा गोला सिंपैथी कह दूं। सोच के बोलना, मुर्गा बना दूंगा गलत बोलोगे तो। जो बच्चा गलत बोलेगा उसको मुर्गा बनाएंगे, ध्यान रखना। कितने लोग मानते हैं कि बड़ा गोला तो सिंपैथी का होना चाहिए था? हाथ खड़ा करो, उठो मुर्गा बनने के लिए, समय आ गया है। ध्यान से सोचो। कॉग्निटिव एम्पैथी तो होती ही है, उसमें से कुछ केसेस में इमोटिव एम्पैथी भी होती है। ठीक, पक्षी तो होता ही है, उसमें से कुछ पक्षी कौवे होते हैं। तो पक्षी और कौवे के सर्कल में कौन सा सर्कल पक्षी है, कौन सा कौवा है? बड़ा वाला पक्षी है, छोटे वाला कौवा। कौवा कितना ही बड़ा हो जाए पर सर्कल छोटा ही रहेगा उसका। अगर कौवा तो इतना बड़ा है, कोई बात नहीं, लाइक अंदर ही, क्योंकि पक्षी वर्ग का सबसेट है। एम्पैथी को कॉग्निटिव तो होना ही होना है। मतलब जो लोग दूसरा बोल रहे हैं ना, उनकी धारणा भी ठीक है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सिंपैथी है उसमें कॉग्निशन प्लस इमोशन है, और कॉग्निटिव में केवल कॉग्निशन है। तो कॉग्निशन प्लस इमोशन एक बड़ा सर्कल है, और केवल कॉग्निशन उसके अंदर छोटा हिस्सा होना चाहिए। पर यहाँ जो प्रश्न पूछा गया ना, उसकी जो कंटेक्स्ट है वो ये नहीं है, उसकी सेंस ये नहीं है। सेंस ये है कि किसी भी प्रकार की एम्पैथी कॉग्निटिव तो होगी ही होगी, उनमें से कुछ मामलों में इमोटिव भी होगी। हर पक्षी तो होगा ही होगा, उनमें से कुछ मामलों कौवा भी होगा। इसलिए सिंपैथी एक प्रकार की एम्पैथी है। सहानुभूति समानुभूति का वह स्तर है जहां व्यक्ति केवल समझता नहीं है बल्कि दूसरे के दुख दर्द को महसूस भी करता है। इस सेंस में सिंपैथी एम्पैथी का ही एक पक्ष है जो कि एडवांस लेवल है, जिसमें एम्पैथिक कंसर्न भी आती है, एम्पैथिक डिस्ट्रेस भी आता है। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एम्पैथिक कंसर्न और एम्पैथिक डिस्ट्रेस दरअसल सिंपैथी के ही दो रूप हैं, तो बात बुझा रही है कि नहीं बुझा रही है? बात बुझ गया या बूझ गया? बुझ गया, अच्छा। चलो, नोट्स में तो लिखा ही है, और उसमें से सही वाली धारणा परीक्षा में लिख के आ जाएगा, लेकिन नाम जरूर लिखना, लिख लो नोट्स में, गोलमैन का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि जब परीक्षक खुद दुविधा में हो ना, कई बार परीक्षक भी फंसा रहता है लोकप्रिय धारणा और उस धारणा के बीच में। जब भी आपको लगे कि परीक्षक दुविधा में है, उसको सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग से बाहर निकल के ह्यूरिस्टिक में लाने के लिए क्या करना होगा? एक दो खतरनाक नाम लिखने होंगे। डेनियल गोलमैन ने अपने विश्वविख्यात ग्रंथ, पुस्तक में ग्रंथ लिखो, ग्रंथ का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, होता वही है लेकिन स्टैंडर्ड हाई जाता है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक या और खतरनाक न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने अपने विश्वविख्यात पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथी और सिंपैथी का अंतर बताया है। बस इसको बताना अपना है आपको। ये कहती परीक्षक हथियार छोड़ देगा अपने कि नहीं भाई ये चाकू छुरी छोड़ दो, भाई तोप लेके आया है। तो जैसे अब तोप लेके जाएंगे फिर चाकू छुरी काम नहीं आएगी उसके बाद, तो वो छोड़ देगा, फिर ह्यूरिस्टिक में आ जाएगा कि ये जो कहेंगे ठीक कहेंगे इसके बाद। और फिर आप बताइए, उन्होंने बताया कि एम्पैथी ये होती है, सिंपैथी ये होती है। गोले में गोला है, बड़ा गोला क्या है? एम्पैथी है, छोटा गोला सिंपैथी है। खास बात है कि गोला गोले में है, गोले के बाहर नहीं है। गोला गोले के बाहर भी हो सकता है, गोला गोले को काट भी सकता है, गोला एक के ऊपर दूसरा भी हो सकता है, गोला गोले में भी हो सकता है। बस आपको ये समझा देना है कि सेट सबसेट का संबंध है, न कि इन दोनों भिन्नता का संबंध है। स्पष्ट एकदम? चलिए अब आइए एम्पैथी के साथ एक शब्द है कंपैशन आपके नोट्स में। कौन सा समझ में है? गोले में गोला,
गोले में गोला समझ में नहीं आया, किसको नहीं समझ में आया? थोड़ा पहले अच्छा चलो नीचे करो, किस किस को समझ में आ गया बहुत खड़ा करें। ये 20-25 ही हैं, बाकी किस मूड में? जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। चलिए देखिए, तो कंपैशन क्या है, करुणा। पहले वो जिन्होंने कहा नहीं समझ में आया वो समझ ले। देखो इधर जो था वो तो लिखना ही नहीं है, उसको हटा दो। जो इधर वाला था वो समझा रहा हूँ, मनोविज्ञान वाला। मनोविज्ञान के हिसाब से जो समानुभूति है, ऐसा देखो, समानुभूति के दो भेद थे, संज्ञानात्मक था और भावनात्मक था। ठीक है, सिंपल सी बात है, इन चारों को मिला के बोलते हैं समानुभूति। अब आप कहेंगे चार कितने? दो ही तो हैं। संज्ञानात्मक के दो हिस्से, भावनात्मक के दो हिस्से। याद आ गया? संज्ञानात्मक के कौन कौन से थे? परिप्रेक्ष्य ग्रहण और कल्पना, और वहां एम्पैथिक कंसर्न, एम्पैथिक डिस्ट्रेस। ठीक, ये चारों मिला के है एम्पैथी, और ये वाले दोनों मिला के हैं सिंपैथी। तो सार क्या निकला? इन चार की जगह दो ध्यान में रखो। एम्पैथी दो प्रकार की हो सकती है, संज्ञानात्मक और भावनात्मक। इन्हीं में से जो भावनात्मक समानुभूति है उसी को सहानुभूति भी कह देते हैं। कितना आसान है, गोली मारो उसे। एम्पैथी के दो प्रकार हैं, जिनमें से एक प्रकार सिंपैथी है। तो ये सिंपैथी हो गया, ये एम्पैथी हो गया। सो सिंपल। हमने एम्पैथी को बड़ा वर्ग रखा ना, सिंपैथी को छोटा रखा। इसीलिए रखा कि एम्पैथी के दो भेदों में से एक या चार में से दो भेद सिंपैथी कहलाते हैं। ठीक, अब वेन डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? चलिए ठीक है। तो पहले देखिए कंपैशन क्या है, करुणा क्या है। पहली बात की करुणा एक सामान्य भाव है। एक शब्द होता है दया, पिटी। दया और करुणा में मूल अंतर यह होता है कि दया जो है एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आने वाला भाव है, विशेष भाव है। और मोटे तौर पर संबंध यह है कि करुणा का सामान्य भाव किसी विशेष स्थिति में जब व्यक्त होता है तो उसको हम दया कह देते हैं। एक सेंस में इसका संबंध यह है। ठीक है, और करुणा के लिए ऐसा कहा गया, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने क्या, कई लोगों ने कहा कि अगर आप सामाजिक जीवन जीते हैं तो एक ही भाव मन में होना चाहिए, जो सारे भावों का मूल भाव है वो करुण भाव है। तो बुद्ध ने इसको बहुत महत्व दिया है। आपको पता है कि बुद्ध को महावैद्य कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में महासागरों में जितना जल है उससे ज्यादा तो लोगों ने आंसू बहाए हैं, और उनकी दिली तमन्ना थी कि वो उन आंसुओं को पहुंच दें। उन आंसुओं को पहुंचने का उनके मन में बड़ा गहरा भाव था। तो करुणा का मतलब है सामान्यतः इस भाव में रहना कि मैं दुनिया के दुख दूर करना चाहता हूँ। हाँ, बोधिसत्व भी उसी का रूप है ना। तो सामान्य भाव इसमें क्या क्या होता है करुणा में? पहली बात ये होती है कि दूसरों के दुखों को, दूसरों के दुख का मतलब ये नहीं किसी खास दूसरे का दुख, क्योंकि किसी खास दूसरे के दुख में दुखी होना तो बहुत सामान्य बात है। अगर आप मोहब्बत में तो भी हो जाते हैं। आपको किसी से प्रेम है और उसने आपके मोटा सांसू बहा दिया एक, तो आपकी भावनाओं की दुनिया में क्या होता है? सुनामी, चक्रवात, भूकंप सब आना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हैं बस तू नाम बता दे एक बार, बस तू नाम बता। आज उसका नामो निशान नहीं। आप हत्या के मूड में आते हैं उस समय की बस। और फिर क्या करना है? एक दो और मोटे आंसू बहा के एक नाम बोल देना है किसी बेकसूर व्यक्ति का, बस शांति जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगी देश की। एक निपट गया। ये नहीं, ये तो किसी विशेष व्यक्ति का दुख हुआ ना, जो आप देख नहीं पा रहे, इसलिए नहीं देख पा रहे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है। एक होता है सामान्य दुख, कि कोई भी व्यक्ति दुख में है तो मुझे दुख होता है। अगर ये भाव मन में है तो उसको बोलेंगे करुणा का भाव है। इसलिए करुणा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पैदा हुआ ऐसा नहीं होता, सामान्य भाव है कि मैं दुनिया में किसी का भी दुख देख नहीं पाता। अगर ये भाव है तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के भीतर कंपैशन है, करुणा है। बात समझ में आ गई? तो दूसरों के दुख के प्रति तीनों चीजें इसमें होनी चाहिए। पहला है संज्ञान होना चाहिए। एटीट्यूड में क्या तीन चीजें होती थी? संज्ञान, भावना और व्यवहार करने की मतलब प्रेरणा। आपको दूसरों का दुख समझ में आता हो, दूसरों के दुख के प्रति आपके मन में भावनाएं आती हों, ये भावना कैसे मैं इनका दुख दूर कर दूं, ये भावना भी आनी चाहिए। और तीसरी बात, क्रिया करने की तत्परता भी होनी चाहिए, या क्रिया की इच्छा भी होनी चाहिए। आपका मन करे कि मैं किसी तरह से हेल्प कर दूं किसी की, और ये भाव किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में न हो, सामान्य हो, जिसको हम परोपकार का भाव कह सकते हैं। तो दूसरों के दुखों को समझने की संज्ञानात्मक क्षमता, महसूस करने की भावनात्मक क्षमता और उन दुखों को दूर करने की इच्छा, इन तीनों के समुच्चय को बोलते हैं कंपैशन या करुणा की मनस्थिति। यहां तक स्पष्ट हो गया? अब जिस व्यक्ति में करुणा है वो व्यक्ति कई मामलों में दया के बिंदु पर पहुंचेगा। तो एक बात हो सकती है कि करुणा और दया में क्या अंतर है? करुणा और दया में क्या अंतर है? एक अंतर तो मैंने स्पष्ट आपको पहले कर दिया कि एक तो इनमें से सामान्य भाव है और एक विशेष भाव है। दया कैसी होती है? जैसे मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे हैं, रेड लाइट आ गई, बाइक रोकी आपने। अब भिखारी जो होते हैं ना, उनका भी एक पूरा मोडस ऑपरेंडी होता है, उनको तरीका पता है बिजनेस करने का अपना। जो सचमुच बहुत वंचित है वो तो भिखारी दिल्ली में बन नहीं सकता। दिल्ली में भिखारी बनने में वैकेंसी कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है।
हर चौराहे का रेट होता है, चौराहा बिका होता है एक बड़े भिखारी के पास, उसके गुरु के काम करते हैं वहाँ पर। अगर ये चीज़ समझनी हो तो इस पर एक फिल्म आई थी, ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, फुटपाथ था नाम, ट्रैफिक सिग्नल थी ना। इसकी क्या नाम है उस आदमी का जिसने बनाई थी पेज 3, हाँ मधुर भंडारकर, उसकी फिल्म है। उसमें भीख का जो बिजनेस है उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है। थोड़ी बोरिंग फिल्म है लेकिन हाँ समझने के लिए अच्छी फिल्म है। अब जो दिल्ली में सच में बहुत बुरी स्थिति में, भिखारी बन नहीं सकता, कोई भिखारी बना हुआ है समझ ठीक ठाक स्थिति में है। और दिल्ली में कोई भिखारी अगर आप उसके घर पे छापा मार देंगे ना तो 10-20-25 लाख रुपए तो मिल जाएंगे उसके पास। ऐसे कुछ केसेस आई भी हैं इस बीच में, आते रहते हैं बीच में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भिखारियों के प्रति आपकी करुणा कम करना चाह रहा हूँ बेसिकली, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और यदि आप एक भिखारी को दया के मारे भीख देते हैं तो आप किसी ना किसी छोटे बच्चे के हाथ पैर कटवाने के जिम्मेदार बन जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे के हाथ पैर कटे थे इसलिए भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाथ पैर कटे होने पर ही भीख मिल पाती है, इसलिए बच्चों के हाथ पैर कटते हैं। इनमें रिलेशनशिप रिवर्स है, जो हम समझते हैं वो नहीं है रिलेशनशिप। इसलिए अगर किसी बच्चे के हाथ पैर कटे और आपने उसको भीख दी तो आपने एक बच्चे के लिए और व्यवस्था कर दी। इसलिए जब जब दया ना संभले ना, कुछ इन काइंड की, जैसे मेरा तो तरीका है, कोई बच्चा अगर बहुत ही रोनी सूर बना के आ जाए तो मैं अपने वाहन में कुछ बिस्किट रखता हूँ जानबूझ के। मैं रखता तो अपने लिए हूँ, इसलिए नहीं रखता कि उसको देना है, तो मैं उसको खिला देता हूँ। वही पैकेट खोल के, बंद पैकेट नहीं, कि बंद पैकेट तो फिर बच जाएगा कहीं ना कहीं। पैकेट खोल के, किलो बेटा खा लो, उसका मिसयूज नहीं हो सकता, अब वो खाना ही पड़ेगा, उतना ठीक है। अब आप जा रहे हैं बाइक से, रुके रेड लाइट पे, एक आया उसने ऐसे ऐसे हाथ के नीचे से, आपने कहा नीचे देखा, एक व्यक्ति बिना पैर के अजीब सा मुंह बना के, हाथ पैर उसके ठीक नहीं है, और वो आपसे मतलब ऐसी आंखों से कह रहा है कि 2 दिन से खाना नहीं खाया, बाबूजी कुछ दे दो। आपको बहुत जोर की दया जाग गई, जाग जाती है ना कभी कभी। आपका मन करता है क्या करूं क्या ना करूं, फिर आप थोड़ी बाइक आगे कर लेते हैं, वो और वहीं आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। अब उसको पता है कि इस व्यक्ति की दया जगाने में 3 से 4 सेकंड और लगने वाले हैं, और रेड लाइट में भी 10-12 सेकंड बचे हुए हैं। बड़ा जबरदस्त उद्यम होता है वहाँ पर कि टाइम देख के वो पहले देखते हैं कि कितना जल्दी पिघलने वाला आदमी है। अगर किसी को देख के लगे पिघलेगा 1.5 मिनट में तो भाड़ में जाए, उसी टाइम फ्रेम में पिघलने वाला आदमी चाहिए उनको। जिसको देख के लगता है 30 सेकंड पिघल जाएगा, वहाँ फिर वो उद्यम करते हैं, बाकी जगह उद्यम नहीं करते। इसलिए कई लोगों के पास जाते ही नहीं, जैसे किसने रोका, देखा हो मेरे पास आई नहीं रहा, कोई साइड से निकल जाते हैं। तो मुंह पे लिखा है कि नहीं देगा कुछ, तो इसके पास क्यों जाएंगे। जिनके मुंह पे थोड़ा सा होता है ना, इमोशनल है, भावुक है, उनके पास जाते हैं। 30 सेकंड में हिसाब बराबर करना उनको, तो वो इतना रोनी सूरत वो सब करेंगे। आपको बहुत जोर से दया आ गया, बड़ा है राम क्या कर दूं इसके लिए मैं। आपने पर्स के लिए हाथ अपना उठाया, इतने में ग्रीन लाइट हो गई, पीछे बार पी पी पी। दिल्ली का भी ग्रीन लाइट देके पागल हो जाता है, जैसे सांड लाल देके पागल होते हैं, कोई सांड लाल रंग देके जैसे पागल होता है, वैसे दिल्ली का आदमी ग्रीन देके पागल होता है। उसको लगता है कि फिर रेड ना हो जाए, टाइम खराब हो जाएगा, चलो 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 पी पी पी। अब आपकी दया यहाँ तक आ गई थी, बस निकलने वाली थी, आपने उसको देखा, फिर ग्रीन लाइट देखी, फिर आपने दया बाद में कर ले, कोई बात नहीं कि मैनेज कर तुम कर क्या निकल गए। जैसे ग्रीन लाइट क्रॉस की, फिर हवा अच्छी चल रही है, जुल्फें लहरा रही हैं आपकी, किसी और की नहीं, और आसपास मनोरम दृश्य है, पक्षी चहचहा रहे हैं। 1 मिनट हुआ, दया हवा हो गई, याद भी नहीं रहा कि कौन था, खत्म। कोई सुंदर दृश्य दिखा, उसको देखते हुए चला रहे, धाड़ से जैसे होता है बाइक चलाने में कई बार। इसलिए कहा गया कि बाइक चलाते हुए हर तरह के आकर्षण से बचे, सड़क पे देखें सिर्फ। तो दया कैसी भावना है, बहुत स्टेबल है या बहुत टेम्पररी भावना है, बहुत टेम्पररी है। तो करुणा की पहली बात तो हो गया सामान्य भाव, और दया है विशेष भाव। किसी को देखा था, दया आई, जैसी वो नजर से ओझल हुआ, खत्म। आपने वो कथन सुना है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये मोहब्बत की दुनिया का बहुत प्रसिद्ध कथन है, जिसको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के बारे में कहते हैं कि भैया अगर किसी से प्रेम करो, बहुत दूर रहता हो, तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। कि प्रेम हो गया दिल्ली में, उसके बाद पता लगा नायक चला गया प्रतापगढ़ और नायिका मथुरा में है, और इंटरनेट दोनों के घर पे नहीं आता है। मतलब वो वाली कॉल नहीं हो रही, कौन सी वीडियो कॉल नहीं हो रही है, खाली SMS आ रहे हैं पुराने टाइप के। 1-2 महीने होते होते क्या होता है कि नायक किसी और को देख के सोचता है कि यही मैनेज कर लेता हूँ। उधर नायिका को भी लगता है कि मथुरा बहुत दूर है, प्रतापगढ़ बहुत दूर है, मथुरा ही ठीक है, बहुत वो आगरा तक देख लेंगे, ऐसा क्या है। तो चल नहीं पाता, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो नजर से ओझल हुआ वो दिल से दूर हो गया। ये बहुत सामान्य मनोविज्ञान का नियम है। जैसे होता है ना कि 12वीं क्लास की फेयरवेल, सब रो रहे हैं कि है तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम कहाँ जा रहे हो, है ऑटोग्राफ दो, ऑटोग्राफ, खून से ऑटोग्राफ ले। और वही दोस्त 6 महीने बाद पूछते भी नहीं दूसरे को, बहुत हुआ तो वहाँ कहाँ, अच्छा वहाँ, ठीक है एंजॉय, क्योंकि नए दोस्त बन गए, नए दोस्तों में एकदम मस्त हैं, पुराने दोस्त याद नहीं आते हैं। ये इनस्टेबल फीलिंग्स हैं। स्टेबल फीलिंग वो है जो लगातार आपके मन के अंदर बैठी है, और इसलिए करुणा को बोलते हैं स्टेबल या स्थिर भाव, और दया जो है वो क्षणिक भाव है। इन दोनों में ये अंतर है। अच्छा, किसी ठीक ठाक व्यक्ति को ये मत कह देना कि आपको बहुत दया आ रही है, मुझे बुरा मान जाएगा सामने वाला, है ना। ये फिर भी ठीक है कि आपकी स्थिति देख के मुझे करुणा का भाव आ रहा था, ये भी अच्छा नहीं है, पर उतना बुरा नहीं है। क्योंकि दया जब हम करते हैं तो उसमें निहित होता है कि जिस पे दया कर रहे हैं वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, तो बेचारगी का भाव इससे बहुत ज्यादा होता है। जिसके अंदर भाव आया उसके प्रति, या जिसको देख के भाव आया, जिसको देख के भाव आया, सब्जेक्ट जो है उसके प्रति बेचारगी का भाव, यानी कि ये खुद मुक्त नहीं हो पाएगा इस समस्या से, इसलिए काश मैं इसको मुक्त कर पाऊं। करुणा के लिए बेचारगी का भाव अनिवार्य नहीं है, हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य भाव है तो जरूरी नहीं कि बेचारी का भाव हो ही। सामान्य भाव का मतलब नॉर्मली आपके अंदर वो भाव रहता है, और दुनिया में किसी भी व्यक्ति को लेकर आपको ये फीलिंग आती है जो कष्ट में है। वो ज्यादा बेचारा है, कम बेचारे से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इनमें से कौन सा भाव ज्यादा उच्च मूल्य माना जाएगा? करुणा एक हायर वैल्यू आप कह सकते हैं, और दया भी हायर है, किंतु करुणा की तुलना में इसका नैतिक महत्व या सामाजिक महत्व कम माना जाता है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं आधे मिनट का, और वो कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कंपैशन फैटीग। FATIGUE, फैटीग। तो पहले ये बताओ कि इस फटीग को हिंदी में क्या बोलते हैं? थकान। कंप्रेशन को बोलते हैं करुणा। करुणा थकान, तो बीच में की लगा दो, करुणा की थकान। करुणा थक गई है। काहे थक गई है? तो पहला सवाल है काहे थक गई है, क्यों थक गई है? ये आपके साथ होगा बहुत जल्दी सिविल सेवक बनने के बाद, मुश्किल से 6-8 महीने में हो जाएगा। और ये हर सिविल सेवक की नियति है। तो क्या नियति है? डॉक्टर्स के बारे में ऐसा कहते हैं, पुलिस के बारे में कहते हैं विशेष रूप से। तो मैं आपको एक अधिकारी के एग्जांपल से समझाता हूँ, रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जो नया नया मुल्ला होता है ना, 5 बार नमाज जरूर पढ़ता है। ये कहावत है, नया मुल्ला खूब प्याज खाता है, और नया मुल्ला 5 बार नमाज पढ़ता है। मुल्ले की जगह IPS रख लो, SDM रख लो। तो नया नया SDM, नया नया SP जो होता है ना, वो दिन में 5 बार छापे मारता है। सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, निकल जाएगा बाहर, किसी को पकड़ लेगा, कैमरा लेके आओ, क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं जी, मैं रोज यही काम करता हूँ। नहीं, मैं कलेक्टर बन के आऊँ। क्या कर रहे हो? कह रहे जी सफाई कर रहे हैं। ऐसे सफाई करते हैं? कैमरा पास करो, ये सफाई करते हैं, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, ऐसे सफाई करते हैं। और उसके बाद YouTube चैनल पर डाल दिया, और 25 लाख लोग देख रहे हैं, वाह कलेक्टर साहब, काश आप हमारे जिले में होते। नया नया मुल्ला 5 बार नमाज पढ़ता है। ठीक, तो मैं एक मुल्ले की कहानी सुनाता हूँ आपको। एक लड़का IAS बना, तो उसकी पहली ज्वाइनिंग मध्य प्रदेश में SDM के तौर पर हुई। शुरू में SDM बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। हमारे देश में SDM के बहुत सारे कामों में से एक खास काम होता है। तो एक खास काम ये होता है कि यदि कोई लड़की शादी के बाद 7 साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के नजदीक हो, तो उसकी डाइंग स्टेटमेंट, यानी मृत्यु पूर्व उसकी स्टेटमेंट, SDM खुद लेता है जाकर, या लेती है जाकर SDM। ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो मध्य प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में SDM बना। उसने मुझे बताया, इसकी मैं आपको बता पा रहा हूँ सारी बात। तो नया नया बना था, 2-4 दिन हुए थे। रात को 2 बजे फोन आया कि सर, एक लड़की जली हुई अवस्था में आई है, 90% जली हुई है, सुबह तक बचेगी नहीं, उसका बयान लेना होगा। तो SDM साहब को तो काटो तो खून नहीं किया, यार ये कैसे हो गया? एम्पैथिक कंसर्न। ठीक, तुरंत उठा, गाड़ी, ड्राइवर, पूरा इलाका उठ गया कि कुछ हुआ है। SDM साहब पहुंचे हॉस्पिटल, पूरी पुलिस साहब से पहुंची है, उसको एकदम अलग किया गया, पर्दा लगाया। SDM साहब ने उससे पूछा कि आपकी डाइंग स्टेटमेंट लेनी है, बताओ क्या क्या हुआ। उस लड़की ने टूटी फूटी आवाज में अपनी बात कही कि मेरे ससुर ने, मेरे पति ने मुझे जला के मारा है, ये सब बात कही। वो दहेज हत्या का केस था। इसने नोट किया, इसकी आंखें लाल हो रही थी एकदम। एक तो भाई किसी को मरते हुए देखना मजाक थोड़ा था, पहली बार, फिर तो अभ्यास हो जाता है, पहली बार दिक्कत है ज्यादा। और कोई मरता हुआ व्यक्ति आपके सामने टूटी फूटी लड़खड़ाती जबान में कुछ कह रहा है, और ये कह रहा है कि मेरी हत्या हुई है, कितना मुश्किल काम है। स्टेटमेंट लिखी, फिर उसके जले अंगूठे से उसका निशान लगवाया, ये सब करना पड़ता है SDM को। और फिर उस लड़की ने बड़ी उम्मीद से SDM को देखा, इस भाव से कि मैं तो मर रही हूँ, अब बचना संभव नहीं है, और SDM साहब न्याय करना, इस भाव से देखा। SDM साहब ने उससे कहा कि चिंता मत करो, छोड़ूंगा नहीं। ये कह दिया, उस लड़की की मौत हो गई 10-15 मिनट के बाद। लड़के वाले बाहर जुगाड़ सेट कर रहे थे। तहसीलदार ने बताया कि नए नए आदमी जरा देना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा। 10-20 लाख इकट्ठा कर चुके थे वो लोग उस समय तक। तहसीलदार ने इसको हिंट किया कि सर बोरी आई है। SDM ने कहा आँख नोच लूंगा तेरी, तहसीलदार के बच्चे, छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, बेचारी को जला के मार दिया, मेरे होते हुए सब नहीं होगा। तो तहसीलदार चुप हो गया, और उस लड़के ने केस बहुत ठीक से परस्यू किया वो वाला, और सजा दिलवा के ही माना। उसने मुझे बताई सारी बात। तो मैंने चलो तुम्हारे SDM बनने का फायदा हुआ ना भाई, न्याय तो हुआ, इससे अच्छा क्या फायदा हो सकता है। 8-10 महीने होते होते स्थिति ये हो गई कि ऐसे केस उस इलाके में हर हफ्ते 2 तो आते ही थे, हर हफ्ते 2 केस ऐसे। कितने केस कोई करेगा इस तरह के? बाकी काम भी करने SDM को, एक काम तो है नहीं। और 8-10 महीने होते होते उसके मन में आने लगा कि अरे यार क्यों ऐसा होता रहता है, अरे यार स्टेटमेंट के लिए फिर जाना पड़ेगा रात को 3 बजे, अरे यार। ये जो हो गया है ना, इसको बोलते हैं कंपैशन फैटीग। कि करुणा तो है, पर करुणा को व्यक्त होने के इतने मौके हैं, इतनी मेहनत है कि एक समय के बाद आप झेल नहीं पा रहे उसको। तो कौन थक गई? करुणा थक गई। इसको बोलते हैं करुणा की थकान। चली जाइए।